वो जैक अटाली की लिखी हुई है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द फ्यूचर। जैक अटाली जो हैं वो एक फ्रांसीसी माहिर माशियात है, मुसन्निफ है और एक मुफक्कर भी। जी। ये किताब एक काफ़ी वसी तारीखी तनाजुर पेश करती है ताकि हम मुस्तकबिल के जो मुमकिना रास्ते हैं उन्हें समझ सकें। बिल्कुल। अटाली का जो बुनियादी तरीक़ाकार है, जैसा कि वो किताब के शुरू में बताती हैं, वो तारीख के तवील सफ़र का तज्जिया करना है ताकि वो बुनियादी उसूल या कानून आप कह लें पहचाने जा सकें जो इंसानी माशरों के इर्तिका को चलाते हैं। अच्छा। उनका मरकजी ख्याल ये है कि तारीख का जो मजमूई रुझान है वो इनफरादी आज़ादी और मंडी पर मबनी जमहूरियत की तरफ रहा है। ठीक है। और इसी बुनियाद पर वो मुस्तकबिल के कुछ मराहलों की पेशगोई करती हैं जिन्हें वो हाइपर एम्पायर, हाइपर कॉन्फ्लिक्ट और हाइपर डेमोक्रेसी जैसे नाम देती हैं। तो ये किताब हमें माजी की गहराइयों में ले जाकर मुस्तकबिल की एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करती है, आप कह लें। और ये वाज़ेह कर दें कि आज के हिस्से में हम सिर्फ किताब के पहले 2 अब्वाब पर ही बात करेंगे। जो बाकी अब्वाब हैं उन पर हम आइंदा हिस्सों में बात करेंगे। जी बिल्कुल। तो आइए इंसानी तारीख के इस तवील सफ़र का आगाज करते हैं बाब 1 के साथ। पहला बाब है अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। इसका आगाज इंसानियत की बिल्कुल इब्तिदाई हालत से होता है। जी, पहली सुर्खी है नोमैडिज्म, कैनिबलिज्म, सेक्सुअलिटी। अताली यहाँ बयान करती हैं कि इंसान का आगाज खाना बदूशी से हुआ। मतलब लाखों साल के इर्तिका के बाद जो इब्तिदाई इंसान थे, जैसे होमो हैबिलिस और फिर होमो इर्गेस्टर, उन्होंने औजार बनाना सीखा, आग का इस्तेमाल शुरू किया और शायद ज़बान की इब्तिदाई शक्लें भी इख्तियार की। अच्छा। बका का दारोमदार शिकार पर था और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने पर। फिर वक्त के साथ होमो सेपियंस गालिब आ गए। इन इब्तदाई इंसानी गुरूहों में जाहिर है वसाइल के लिए पनागाहों और साथियों के लिए झड़पें होती थीं। अताली के मुताबिक वो आदमखोरी यानी कैनिबलिज्म भी राइज थी, जिसका मकसद शायद दुश्मन की ताकत हासिल करना था या कोई रूहानी रस्म पूरी करना। ये तो इंसानी तारीख का एक बहुत ही आप कह लें तारीख और पुरतशद्दद आगाज लगता है। इस हालत से मुआशरा मतलब मुनज़्ज़म कैसे होना शुरू हुआ? यही अगला मरहला है जिसकी सुर्खी है रिचुअलाइजेशन, सेडेंटराइजेशन। तकरीबन आप समझ लें 30,000 साल पहले इंसानों में मौत के बाद जिंदगी और किसी आला ताकत के तसव्वुरात ने जन्म लेना शुरू किया। मजहब का ज़हूर यानी? जी, मजहब का ज़हूर हुआ। अचाली कहती हैं कि आदमखोरी की जगह रफ्ता रफ्ता मजहबी कुर्बानियों ने ले ली। इसी दौर में मिल्कियत का तसव्वुर वाज़ेह हुआ, ज़बानें ज़्यादा पेचीदा हुईं और समाजी किरदार मुतय्यन होने लगे। एक अहम पेशरफ्त इंसेस्ट यानी करीबी खूनी रिश्तों में जिनसी ताल्लुक़ पर पाबंदी थी, जिससे जाहिर है समाजी ढांचे को इस्तेहकाम मिला। ठीक। हर कबीले में एक रहनुमा होता था जो पादरी या हकीम भी होता था। वो मजहबी रसूमात के जरिए समाज में तशद्दुद को काबू में रखने की कोशिश करता था। और इसी दौर में तिजारत और मुस्तकिल आबादकारी का भी आगाज हुआ। जी बिल्कुल। इब्तिदाई तिजारत अक्सर खामोश बाजार की शक्ल में होती थी, यानी बगैर बातचीत के चीजों का तबादला होता ताकि लड़ाई झगड़े से बचा जा सके। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। जी। फिर ज़राअत की दरियाफ्त ने सबसे बड़ा इनकलाब बर्पा किया। इंसानों ने मुस्तकिल तौर पर एक जगह रहना शुरू किया जिससे पहले गांव बने। अब जाहिर है खाना बदोश हमला आवरों से अपनी फसलों और इमलाक के दिफा की ज़रूरत पेश आई, जिसने अताली के मुताबिक पहली रियासतों की बुनियाद रखी। यानी दिफा की ज़रूरत से रियासतें बनी? बिल्कुल। इसी दौरान धातों, पहले तांबे और फिर कांसी की दरियाफ्त ने औजारों और हथियारों को बेहतर बनाया। मुस्तकिल आबाद लोगों और खाना बदोशों के दरमियान ये जो कशमकश थी, ये इंसानी तारीख में तरक्की और तब्दीली का एक बड़ा मुहर्रिक रही है। तो गांव और इब्तिदाई रियासतों के बाद फिर अगला बड़ा मरहला सल्तनतों का दौर था। बिल्कुल। बबेक की आखिरी सुर्खी है द एज ऑफ एम्पायर्स। सल्तनतें तब वजूद में आती हैं जब कोई ग्रोह ज़रई या तिजारती इजाफी पैदावार यानी सरप्लस पर कंट्रोल हासिल कर लेता है। अच्छा। इस इजाफी दौलत से वो फौज रख सकते हैं, अपना दिफा कर सकते हैं और दूसरी रियासतों को फतह कर सकते हैं। अटाली के मुताबिक इन सल्तनतों का इरूज व ज़वाल बड़ी हद तक अहम तिजारती या फौजी रास्तों पर कंट्रोल हासिल करने या खो देने पर मुनहसर होता है। ठीक है।
वो चंद मिसालें देती हैं, जैसे कदीम चीन में होंगडी का दौर, मिस्र में मेनिस का बालाई और ज़ेरे मिस्र को मुत्तहिद करना, और वो अजीम अहरामों की तामीर। मेसोपोटामिया यानी मौजूदा इराक की शहरी रियासतें जैसे उर, सुमर और बाबिल, जहां तहरीर यानी यूनिफॉर्म इजाद हुई और गिलगामेश की मशहूर दास्तान लिखी गई। अताली निशानदेह करती हैं कि ये सल्तनतें भी एक चक्कर में चलती थीं, इरूज, इस्तेहकाम और फिर जवाल, जैसे हम्मुराबी का बाबिल, मिस्र पर हेक्सोस का हमला या रामेसिस दोम की वसी सल्तनत। वक्त के साथ ये शाही निज़ाम कमज़ोर पड़ते गए, क्योंकि इतने वसी इलाकों और आबादियों को सिर्फ ताकत के बल पर कंट्रोल करना वो मुश्किल होता गया। तो ये थी कदीम दुनिया की कहानी, खाना बदोशी से सल्तनतों तक। लेकिन अरताली के मुताबिक तारीख का रुख तब बदला जब एक नई ताकत उभरी, जो सिर्फ बादशाह या पादरी के हाथ में नहीं थी, यानी पैसा और तिजारत। बाब 2 इसी सरमाएदाराना निज़ाम या मर्केंटाइल ऑर्डर के आगाज और इर्तिका की दास्तान है। जी, बाब 2 का अनवान है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म। इसकी पहली सुर्खी है द जूडियो ग्रीक आइडियल, द न्यू एंड द ब्यूटिफुल। अटाली यहाँ बताती हैं कि तिजारती निज़ाम शुरू में शाही और मजहबी निज़ामों के साये में एक तरह से तफीली यानी पैरासाइट के तौर पर पनपना शुरू हुआ। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता ताजरों की अहमियत बढ़ी और मंडी पर मबनी जमहूरियत यानी मार्केट डेमोक्रेसी की बुनियाद पड़ी। इस तब्दीली के नजरियाती मरकज में वो चीज थी जिसे अटाली यहूद यूनानी नजरिया या जूडियो ग्रीक आइडियल कहती हैं। ये यहूद यूनानी नजरिया क्या है? ये नाम तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। अपाली के मुताबिक ये नजरिया 3 कदीम तहजीबों यहूदी, यूनानी और फुनेशी के ख्यालात के मिलाप से बना। इनमें मुश्तरक बात ये थी कि वो इंसानी जिंदगी को अहमियत देते थे, हालांकि गुलामों और कुछ दूसरी नस्लों को बराबर नहीं समझते थे, लेकिन बहरहाल वो गुर्बत को बुरा समझते थे और दुनिया को बेहतर बनाने और दौलत कमाने को खुदा या देवताओं की खुशनुदी का जरिया समझते थे। ये मुस्तकबिल पर तवज्जो मरकूज करने और माजी से बेहतर कल की उम्मीद रखने का एक नया अंदाज़े फिक्र था। ठीक है। ये नजरिया मगरिब में और फिर दुनिया भर में तिजारती निज़ाम की नजरियाती बुनियाद बना। ताजरों ने जैसे यूनानी, फुनेशी और यहूदी तिजारती रास्तों के जरिए न सिर्फ सामान फैलाया बल्कि ये नए ख्यालात भी फैलाए। इनफरादी आज़ादी, एक अखलाकी ज़ाब्ता यानी मॉरल कोड और दौलत कमाने की अहमियत बढ़ी। और इस दौर के अहम वाक़यात? जी, अटाली इस दौर के कुछ अहम वाक़यात का जिक्र करती हैं जिन्होंने इस सोच को तक़वियत दी, जैसे एथेंस में जमहूरियत का क़याम, यहूदियों की बाबिल में क़ैद और फिर फ़ारस के बादशाह साइरस का उन्हें वापस भेजना, और इसी ज़माने में मशरिक़ में लाओज़ू, बुद्धा और कन्फ्यूशस जैसे मुफक्किरीन का ज़ुहूर। तो ये नजरियाती बुनियाद थी जिस पर फिर अमली तौर पर शहर और तिजारत की नई शक्लें उभरी। बिल्कुल। अगली सुर्खी है फैज़, सिटीज एंड नेशंस। यूरोप में जागीरदारी निज़ाम यानी फ्यूडलिज्म के दौरान ही कुछ इलाकों जैसे फ्लांडर्स, जो मौजूदा बेल्जियम है, और टस्कनी, इटली में खुद मुख्तार कस्बे बनने लगे। अच्छा। यहाँ एक नया तबका बोर्जवाजी यानी ताजिर और सरमायाकार उभरा। देहात में भी तकनीकी जिद्दतें आईं, जैसे वो 3 साला फसलों का चक्कर, घोड़े और बैल के लिए बेहतर कॉलर, पूर्ण चक्की यानी विंड मिल, एक बहुत अहम इजाद बहरी जहाज के पिछले हिस्से में लगने वाला पतवार स्टर्न रडर थी। ओ हाँ, इसका जिक्र पहले भी आया था। जी, इसने जहाज रानी में इनकलाब बर्पा कर दिया। अब जहाज हवा के मुखालिफ भी कुछ हद तक सफर कर सकते थे और उन पर हथियार नस्ब करना मुमकिन हुआ। अताली कहती हैं कि इन तब्दीलियों से मुआशरे की बुनियादें बदल गईं। ताकत की जगह पैसा आ गया, गुलामी की जगह उजरत, यादगार इमारतों की जगह सरमायाकारी ने ले ली और रियासती कंट्रोल की जगह तिजारत ने। कर्ज की जरूरत बढ़ी, जिसमें यहूदी बरादरियों ने अहम किरदार अदा किया, क्योंकि ईसाई मजहब में सूद मना था। शहरों में चर्च की घंटियां नए शहरी वक्त की अलामत बन गई, जो काम के औकात को मुनज़्ज़म करता था, और इस नए तिजारती निज़ाम का पहला बड़ा मरकज बना ब्रूज। ब्रूज पहला मरकज बना।
اطالی یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ تجارتی نظام ہمیشہ ایک مرکز کے گرد گھومتا ہے. کیا آپ اس نظریے کی تھوڑی وضاحت کر سکتی ہیں؟ جی، یہ اٹالی کے تجزیے کا ایک بہت اہم نقطہ ہے. سرخی ہے فرام ون کور ٹو اندر. ان کے مطابق تجارتی نظام کی تاریخ دراصل ایک کے بعد ایک ابھرنے والے عالمی مراکز یا کورس کی تاریخ ہے. ہر دور میں ایک شہر یا علاقہ ایسا ہوتا ہے جو جدت ترازی یعنی انوویشن، سرمایہ اور تجارت کا مرکز بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کور بہترین ہنرمندوں، تاجروں اور سرمایہ کاروں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. کور بننے کے لیے عام طور پر ایک وسیع زرعی علاقہ اور ایک بڑی بندرگاہ ضروری ہوتی ہے. یہ کور عالمی معیشت پر غلبہ رکھتا ہے، سرمایہ کو کنٹرول کرتا ہے، قیمتیں طے کرتا ہے، منافع اکٹھا کرتا ہے، ارد گرد کے علاقوں یعنی پیریفری میں اجرتیں کم رکھتا ہے، اپنی حفاظت کے لیے فوج رکھتا ہے اور اپنی طاقت کو نظریاتی جواز بھی فراہم کرتا ہے، جیسے آزادی، جمہوریت، ترقی وغیرہ. اور یہ مرکز ہمیشہ ایک ہی نہیں رہتا، مطلب بدلتا رہتا ہے؟ نہیں، اطالی کہتی ہیں کہ یہ نظام مستقل تبدیلی کی حالت میں رہتا ہے. جب ایک مرکز بہت مہنگا ہو جاتا ہے، اندرونی مسائل کا شکار ہوتا ہے یا کسی بڑے بحران یا جنگ کا سامنا کرتا ہے تو قیادت کسی نئے مرکز کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. اچھا. ہر نئے مرکز کے ساتھ کچھ چیزیں بار بار ہوتی ہیں. اشیاء کی پیداوار زیادہ صنعتی یعنی انڈسٹریلائزڈ ہوتی ہے، غلاموں کی جگہ اجرت پر کام کرنے والے مزدور لے لیتے ہیں، توانائی اور معلومات کی پیداوار خودکار یعنی آٹومیٹڈ ہوتی جاتی ہے، منڈی اور جمہوریت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، دولت چند ہاتھوں میں زیادہ مرکوز ہوتی ہے اور مزدوروں میں اپنے کام سے بیگانگی ایلینیشن بڑھتی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اطالی کے مطابق اس عمل سے خانہ بدوشی کی ایک نئی شکل بھی جنم لیتی ہے. لوگ کام، بہتر زندگی یا آزادی کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ زیادہ منتقل ہوتے ہیں. اطالی تاریخ میں ایسے 9 مراکز یا کورز کی نشاندہی کرتی ہیں جن کی پہچان مرکزی شہر سے ہوتی ہے یا وہاں صنعتی ہونے والی اہم خدمت سے یا کلیدی ٹیکنالوجی سے یا پھر غالب کرنسی سے. 9 مراکز، یہ تو کافی تفصیلی نقشہ لگتا ہے. کیا ہم ان میں سے چند اہم مراکز اور ان کی خاصیتوں پر تھوڑی بات کر سکتے ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ یہ نظام کیسے کام کرتا رہا؟ ضرور. بجائے اس کے کہ ہم 9 کی تفصیل میں جائیں، ہم چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں جو اس پیٹرن کو واضح کرتی ہیں. پہلا مرکز جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا بروژ 1200 سے 1350، دا بگننگز آف دا مرکنٹائل آرڈر. جی. یہاں کلیدی چیز وہ بحری جہاز کا پتوار تھی اور اون کی تجارت، لیکن اندرونی طبقاتی کشمکش اور انگلینڈ فرانس کی جنگ نے اسے کمزور کر دیا. تو قیادت بروژ سے پھر کہاں منتقل ہوئی؟ قیادت بحر روم میں وینس کے پاس چلی گئی. وینس 1315 دا کانکویسٹ آف دی ایسٹ. وینس نے مشرق اور مغرب کے درمیان تجارت، خاص طور پر مسالہ جات پر کنٹرول حاصل کیا. ان کی طاقت جہاز سازی اور مالیات میں تھی. اچھا، وینس. جی، وینس نے ایک منفرد ریاستی نظام بنایا جس کی سربراہی ڈوج کرتا تھا، لیکن سلطنت عثمانیہ کے عروج اور نئے بحری راستوں کی دریافت نے اس کی اہمیت کم کر دی. اور وینس کے بعد اگلا اہم مرکز شمالی یورپ میں واپس آیا. اینٹورپ 1500-1560 The Triumph of the Printing Press. اینٹورپ نے شمالی اور جنوبی یورپ کی تجارت کو ملایا اور اسے نئی دنیا یعنی امریکہ سے آنے والی اسپین اور پرتگال کی دولت تک بھی رسائی حاصل تھی. اٹالی کے مطابق اس دور کی کلیدی ٹیکنالوجی پرنٹنگ پریس تھی، جس نے علم، خاص طور پر بائبل کے تراجم اور پروٹیسٹنٹ خیالات کو تیزی سے پھیلایا، جس کا سرمایہ داری کے فروغ سے گہرا تعلق ہے. اچھا. لیکن مذہبی جنگوں اور اسپین کے دیوالیہ ہونے سے اینٹورپ کا زوال ہو گیا. اس کے بعد مالیات کا مرکز جنووا بنا، لیکن وہ بھی زیادہ دیر نہیں چلا. پھر قیادت ایمسٹرڈیم اور لنڈن کے پاس گئی، جو شاید زیادہ جانے پہچانے نام ہے. بالکل. ایمسٹرڈیم 1620-1788 The Knack of the Fly Boat نے جہاز رانی میں کمال حاصل کیا. انہوں نے فلائی بوٹ نامی سستا اور کارآمد تجارتی جہاز بنایا اور دنیا بھر میں تجارت پھیلائی. ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی، اسٹاک ایکسچینج اور جدید بینکنگ کا آغاز اسی دور میں ہوا. جی. پھر قیادت لندن منتقل ہوئی.
लंदन का दौर सनती इनकलाब का दौर था। भाप के इंजन यानी स्टीम इंजन ने टेक्सटाइल, कोयले, रेलवे और जहाजरानी को बिल्कुल बदल दिया। लंदन दुनिया का मालियाती मरकज बन गया और ब्रितानवी सल्तनत अपने उरूज पर पहुंची। यहाँ मैरीटाइम क्रोनोमीटर जैसी इजादात ने समुद्री सफर को बहुत आसान बना दिया था। लंदन के जवाल की क्या वजूहात थी? वही पुरानी कहानी? जी, वही पुराना पैटर्न। इखराजात में इजाफा, दूसरे मुमालिक जैसे अमेरिका और जर्मनी से मुकाबला और मालियाती बहरान। एटाइल एक्ट का जिक्र भी करती हैं, जैसे लोकोमोटिव एक्ट 1865, जिसने शायद जिद्दत की रफ्तार कम कर दी हो। और फिर 20वीं सदी में क़यादत अमेरिका मुंतकिल हो गई। जी हाँ, पहले बॉस्टन। उस दौर की किलीदी टेक्नोलॉजी थी इंटरनल कंबस्शन इंजन, जिससे गाड़ियां बनी, फोर्ड मॉडल टी, असेंबली लाइन और हवाई जहाज बने। उसने पूरी अमेरिकी मुआशियत को बदल दिया। लेकिन फिर पैदावारी लागत बढ़ी और 1929 का वो अजीम किसात बाजारी ग्रेट डिप्रेशन आ गया। अताली इसका ताल्लुक तेल कंपनियों के गुटजोड़ से भी बताती हैं। और अजीम किसात बाजारी के बाद न्यूयॉर्क मरकज बना। बिल्कुल, न्यूयॉर्क 1929-1980, द ट्रायम्फ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस दौर में बिजली का इस्तेमाल आम हुआ। घरेलू अशियां जैसे वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, रेडियो, टीवी ने जिंदगी बदल दी। बुलंद इमारतें यानी स्काई स्क्रेपर्स मुमकिन हुई। ट्रांजिस्टर की ईजाद ने इलेक्ट्रॉनिक्स में इनकलाब बर्पा किया। अमेरिका दूसरी जंग अजीम के बाद सुपर पावर बनकर उभरा। लेकिन फिर उसका भी जवाल आया। जी, फिर 1970 की दहाई में तेल के बहरान, महंगाई और वो मुआशी सुस्ती जिसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं, यानी मईशत रुक गई थी मगर महंगाई बढ़ रही थी। और जापान जैसे मुमालिक से मुकाबले ने न्यूयॉर्क के दौर को भी जवाल पजीर कर दिया। तो हम आ पहुंचे हैं 9वीं और अताली के मुताबिक मुमकिना तौर पर आखिरी मरकज पर। जी, नवा मरकज है लॉस एंजलिस 1980, कैलिफोर्नियन नोमैडिज्म। इस दौर का आगाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी के इनकलाब से हुआ। माइक्रो प्रोसेसर, पर्सनल कंप्यूटर और फिर इंटरनेट ने मईशत और मुआशरत को बुनियादी तौर पर तब्दील कर दिया। बिल्कुल। मालियाती खिदमात इंतहाई तेज रफ्तार हो गई। खाना बदोश अशिया या नोमैडिक ऑब्जेक्ट्स जैसे वॉकमैन, मोबाइल फोन, लैपटॉप आम हो गए। अताली यहाँ पालतू जानवर रखने के बढ़ते हुए रुझान को सिमिनोएडिज्म कहती हैं, यानी ये एक तरह से पुराने खाना बदोश दौर की नकल है जहाँ इंसान जानवरों के साथ सफर करता था, बस अब ये नकल शहरी जिंदगी में हो रही है। ये तो बड़ा दिलचस्प नुक्ता है। लेकिन क्या इस 9वें दौर में भी वही पुराने मसाइल नजर आते हैं, अदम मुसावात वगैरह? अताली के मुताबिक बिल्कुल। जहां एक तरफ मंडी जमहूरियत फैली जैसे सोवियत यूनियन का खत्मा हुआ, वहीं आलमी सतह पर अदम मुसावात में शदीद इजाफा हुआ। गुर्बत, कच्ची आबादियां, चाइल्ड लेबर, तशद्दुद भी जारी रहा, जैसे 11 सितंबर 2001 के हमले और उसके बाद की जंगें। दिफाई इखराजात बढ़े और अताली बाब 2 का इख्तिताम इस सुर्खी से करती है, द बिगिनिंग ऑफ द एंड। अच्छा। वो इशारा देती हैं कि 9वें मरकज के जवाल के आसार भी नुमाया होने लगे हैं। वही बढ़ते हुए खराजात, अदम मसावात और नए चैलेंजेस जैसे माहौलियाती तब्दीली। ये उस तिजारती निज़ाम के मुमकिना खात्मे की तरफ इशारा है जिसकी तफसील वो फिर अगले अव्वाम में बयान करती हैं। अताली का ये जो नजरिया है कि तारीख हमेशा इनफरादी आज़ादी की तरफ बढ़ रही है, क्या ये कुछ ज़्यादा पुरामीद नहीं लगता? खास तौर पर जब हम इस 9वें मरकज के दौर में बढ़ती हुई अदम मसावात और नए मसाइल को देखते हैं। ये एक अहम सवाल है। अताली खुद भी इन तज़ादात की निशानदही करती हैं। वो ये नहीं कहती कि ये सफ़र आसान या सीधा रहा है। हर मरहले पर आज़ादी की तौसीक़ के साथ नई किस्म की मुश्किलात और नाइंसाफ़ियाँ भी पैदा हुईं। ठीक है। उनकी किताब का बड़ा हिस्सा आगे इसी पर बहस करता है कि ये तज़ादात मुस्तक़बिल में क्या शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। वो सिर्फ एक रुझान की निशानदही कर रही हैं जो उनके ख्याल में तारीख के तवील धारे में गालिब रहा है, चाहे इसकी कीमत कुछ भी रही हो। समझ गया। तो ये था जैक अटाली की किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द फ्यूचर के पहले 2 अब्वाब का एक जायजा। ये सिर्फ पहले 2 अब्वाब का तज्जिया था, बाकी अब्वाब आइंदा हिस्सों में ज़ेरे बहस आएंगे। जी,
इन पहले दो अबवाब की बुनियाद पर एक आखिरी सोच ये उभरती है कि इंसानी तारीख का ये सफ़र, जिसमें ताकत के मराकज़ एक से दूसरे शहर मुंतकिल होते रहे, टेक्नोलॉजी ने मुआशरों को बदला और इनफरादी आज़ादी का दायरा कम अज़ कम नज़रियाती तौर पर वसी होता गया, ये सब बहुत मुतासिरकुन है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये 9 माराकिस का चक्कर जो सरमायादारी की 9 शक्लों की नुमाइंदगी करता है और अब अपने मुमकिना इख्तिताम की तरफ इशारा कर रहा है, क्या ये इंसानी तंजीम का हतमी इर्तिका था या ये सिर्फ एक तवील मरहला था जो अब किसी बिल्कुल नए, शायद ज़्यादा पेचीदा और गैर यकीनी दौर की तमहीद बन रहा है? अताली की किताब हमें इसी सवाल पर इस हिस्से में हम सिर्फ किताब के तीसरे और चौथे बाब पर बात करेंगे। हमारी गुफ्तगू इन्हीं अबवाब तक महदूद रहेगी, बाकी अबवाब पर हम आइंदा हिस्सों में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। और ये दो अबवाब, तीसरा और चौथा, ये काफ़ी दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं मुस्तकबिल की। पहले अमरीकी ताकत का जवाल और फिर एक बिल्कुल ही नई किस्म की आलमी ताकत का ज़हूर, जिसे वो सुपर एम्पायर कहते हैं। जी, सुपर एम्पायर। तो हम कोशिश करेंगे कि अटाली की इन पेशगोइयों को समझें, उनके पीछे जो वो दलाइल देते हैं उनको देखें। ठीक है, तो बाब 3 का उन्वान है द एंड ऑफ द अमेरिकन एम्पायर, यानी अमरीकी सल्तनत का खात्मा। ये तो काफी बड़ी पेशगोई है। अटाली के ख्याल में ये कैसे होगा, मतलब कब तक और वजह क्या होगी? कोई नया मुल्क आएगा? नहीं, यही तो दिलचस्प बात है। अटाली ये नहीं कहते कि कोई बड़ा हरीफ मुल्क आके अमेरिका को खत्म कर देगा या कोई जंग होगी। अच्छा। जी, वो कहते हैं कि ये जवाल अंदर से आएगा, तकरीबन 2035 के आसपास, और वजूहात होंगी आलमगीरियत, खास तौर पर मालियाती मंडियों की जो किसी मुल्क की सरहदों को नहीं मानती। हाँ, ये तो है। और बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस की ताकत जो अपने मुल्क से ज्यादा अपने मुनाफे को देखती हैं। और फिर एक लंबा अरसा सुपर पावर रहने की वजह से जो एक थकन सी आ जाती है, माली भी और सियासी भी। तो ये तारीखी पैटर्न है जैसे पिछली सल्तनतों के साथ हुआ? बिल्कुल, वो उसी पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब है कि अमेरिका बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, मतलब गैर अहम? नहीं, ऐसा नहीं है। अटाली वाज़ा करते हैं कि अमेरिका फिर भी एक बहुत अहम, बहुत ताकतवर मुल्क रहेगा, लेकिन वो वाहिद सुपर पावर नहीं रहेगा। दुनिया कसीर मरकजी हो जाएगी, पॉलीसेंट्रिक। कसीर मरकजी यानी कई पोल्स होंगे ताकत के? जी हाँ, 2035 से 2060 के दरमियान का जो दौर होगा उसमें कई ताकत के मराकज़ होंगे, जैसे यूरोपियन यूनियन है, चीन, भारत, रूस, ब्राज़ील, इस तरह के, और हर एक के अपने चैलेंजेस और इम्कानात होंगे। तो ये दुनिया कैसी नजर आएगी? अटाली ने कुछ अंदाजा लगाया है 2025 के आसपास क्या सूरत हाल हो सकती है मुख्तलिफ इलाकों की? हाँ, उन्होंने खाका दिया है। जैसे यूरोपियन यूनियन के बारे में वो कहते हैं कि शायद वो एक बड़ा इक्तिसादी जोन तो रहे, लेकिन सियासी तौर पर ज्यादा गहरा इत्तेहाद ना हो पाए। आबादी कम हो रही है, जिद्दत में भी शायद थोड़ी सुस्ती हो। और चीन दूसरी बड़ी माशी ताकत बन जाएगा, जापान को पीछे छोड़ देगा। लेकिन अंदरूनी चैलेंजेस बहुत होंगे। गांव से शहरों की तरफ लोग आएंगे, उनको संभालना होगा। भारत के बारे में क्या ख्याल है? भारत आबादी में सबसे बड़ा हो सकता है, तीसरी मईशत बन सकता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, अदम मसावात, ये बड़े मसाइल होंगे। जापान, रूस? जापान की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है, तो निस्बतन जवाल का शिकार हो सकता है। रूस तवानाई की बुनियाद पर शायद कुछ उभरे, लेकिन सेहत और आबादी के मसाइल वहाँ भी हैं। लातीनी अमेरिका में मेक्सिको, ब्राज़ील अहम हो सकते हैं, लेकिन वहाँ भी शहरी मसाइल, करप्शन वगैरह रहेंगे। तो ये एक बिखरी हुई सी तस्वीर लगती है। ताकत कई जगह तकसीम हो रही है, लेकिन इसी दौरान जो अमेरिकी मॉडल है, जिसे इटाली 9वीं शक्ल या कैलिफोर्निया का खाना बदोशाना अंदाज कहते हैं, उसका क्या बनेगा? इटाली के मुताबिक ये 9वीं शक्ल भी अपनी इंतहा को पहुंचकर कमजोर पड़ने लगेगी। इसकी कई निशानियां वो बताते हैं। मसलन हर चीज की रफ्तार बहुत तेज हो रही है। टेक्नोलॉजी, फैशन, ब्रांड्स सब बहुत जल्दी आते जाते हैं। लोगों पर मुसलसल दबाव है कि नई चीजें सीखें, अपडेट रहें। हाँ, ये तो आज भी महसूस होता है।
लोग कर्ज में हैं, लेकिन साथ ही सुकून भी ढूंढ रहे हैं। सफर में ज्यादा वक्त लग रहा है तो गाड़ियां, ट्रेनें, वो भी एक तरह से दफ्तर या घर बनती जा रही हैं। और इंडस्ट्रीज? दो इंडस्ट्रीज बहुत अहम हो रही हैं। एक इंश्योरेंस जो हमें खतरात से बचाने का वादा करती है, और दूसरी तफरीही सनत जो हमें हकीकत से फरार का रास्ता दिखाती है। और टेक्नोलॉजी सब में कहाँ फिट होती है? आपने खाना बदोशाना हमागिरियत यानी नोमैडिक उबिक्विटी का जिक्र किया था, ये क्या है? नोमैडिक उबिक्विटी ये तस्वुर है कि 2030 तक हम सब हर वक्त हर जगह एक दूसरे से और मालूमात से जुड़े होंगे। इंटरनेट के जरिए? जी, तेज रफ्तार इंटरनेट। छोटे हल्के गैजेट्स होंगे जिनसे हम तकरीबन सब कुछ कर सकेंगे। इटालिया इसे आलमगीर खाना बदोश शय कहते हैं। कम कीमत कंप्यूटर, वर्चुअल खबरें, ऑनलाइन तालीम, इलाज, यहाँ तक कि घर में रोबोट्स होंगे जो हमारी मदद भी करेंगे और शायद निगरानी भी। निगरानी? जी, तो ये टेक्नोलॉजी हमें एक तरह से खाना बदोश बना देगी, चाहे हम जिस्मानी तौर पर एक ही जगह हों। ये तो एक तरफ आसानियां हैं, लेकिन चैलेंजेस भी तो होंगे। आबादी, वसाइल की कमी, इनका क्या जिक्र है? जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया कई बड़ी किल्लतों की तरफ इशारा करते हैं। एक तो दुनिया बूढ़ी हो रही है, शरह पैदाइश कम, उम्रें लंबी, खास तौर पर अमीर मुल्कों में। इससे हेल्थ केयर, पेंशन, इन सब पर जबरदस्त दबाव पड़ेगा। और शहरों की आबादी बहुत बढ़ेगी। लोग गांवों से शहर आएंगे, गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों की तरफ जाएंगे, मेगा सिटीज बनेंगी, कच्ची आबादियां बढ़ेंगी। और वसाइल जैसे पानी, तवानाई? तवानाई एक बड़ा मसला होगा। तेल महंगा होगा, मुतबादिल तवानाई की तरफ जाना पड़ेगा, जैसे न्यूक्लियर, सोलर, विंड, बायोमास। लेकिन उनकी अपनी हुदूद हैं। पानी की किल्लत बढ़ेगी, खास तौर पर मशरिक़ वस्ता अफ्रीका में, जिससे तनाज़ात भी हो सकते हैं। और खुराक का क्या होगा? खुराक के लिए शायद GMOs पर इन्हिसार बढ़े, जंगलात कम होंगे, और सबसे बढ़कर माहौलियाती तब्दीली। दर्जा हरारत बढ़ेगा, बर्फ पिघलेगी, समंदर की सतह बुलंद होगी, बहुत से साहिली इलाके रहने के काबिल नहीं रहेंगे, माहौलियाती मुहाजिरीन होंगे। ये तो बहुत संगीन मसाइल हैं। क्या टेक्नोलॉजी इनका हल नहीं निकाल पाएगी? अरकाली इस बारे में क्या कहते हैं? वो एक और दिलचस्प बात करते हैं। वो कहते हैं कि 2030 के आसपास टेक्नोलॉजी की तरक्की की रफ्तार शायद कम हो जाए। कम हो जाए? क्यों? वो कहते हैं कि जैसे माइक्रो प्रोसेसर की रफ्तार बढ़ने की एक हद होती है, जिसे मोर का कानून कहते हैं, वो शायद अपनी इंतहा को पहुंच जाए। बैटरी टेक्नोलॉजी में भी शायद बड़ी पेशरफ्त ना हो। तो नई इजादात के लिए बहुत ज्यादा सरमाया और रिस्क लेने की जरूरत होगी, और जो मालियाती मंडियां हैं वो अक्सर कलील मुद्दती मुनाफा पर जोर देती हैं, तो शायद वो लंबी पुरखतर तहकीक में पैसा ना लगाएं। और फिर वो वक्त की किल्लत की बात करते हैं। जी, हतमी किल्लत वक्त की होगी। हमारे पास काम करने के लिए, पैदावार के लिए वक्त कम होता जाएगा, जबकि सफर में, मालूमात हासिल करने में, इन सब में वक्त ज्यादा लगेगा। तो ये सारे अवामिल मिलकर अंदरूनी थकन, आलमी मंडियों का दबाव, वसाइल की कमी, टेक्नोलॉजी की मुमकिन सुस्त रवि, ये सब अमरीकी सल्तनत के जवाल का बाइस बनेंगे। अटाली कोई खास ट्रिगर पॉइंट बताते हैं? वो 2007-2008 के मालियाती बहरान को एक अहम मोड़ जरूर समझते हैं। इसने रियासत की कमजोरी और मालियाती निजाम के खतरात को वाज़ेह किया। सही। अगरचे अमेरिका उससे निकल आया, लेकिन अंदरूनी मसाइल बढ़ते गए। इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होता गया, सेहत, तालीम, सिक्योरिटी पर अखराजात बढ़ते गए। अटाली का ख्याल है कि 2030 के लगभग एक फैसलाकुन मोड़ आएगा। वो क्या होगा? अमरीकी कंपनियां पूरी तरह ग्लोबल हो जाएंगी। उन्हें अमरीकी मफाद से कोई लेना देना नहीं रहेगा। मालियाती निजाम और गैर मुस्तहकम होगा, और सबसे अहम बात, एशियाई ममालिक, खास तौर पर चीन, जो अब तक अमेरिकी कर्ज खरीद कर अमेरिकी मईशत को सपोर्ट कर रहे थे, वो पैसा निकाल लेंगे? जी, उन्हें अपने मुल्क में वसाइल की जरूरत होगी, तो वो अमेरिकी बॉन्ड्स खरीदना बंद कर देंगे या बेचना शुरू कर देंगे। और इसका नतीजा एक बड़ा क्रैश? हाँ, इताली एक बड़ी मालियाती तबाही की पेशगोई करते हैं। अमेरिकी कर्जों पर सूद बहुत बढ़ जाएगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा, हाउसिंग मार्केट बैठ जाएगी, हुकूमत शायद मफलूज हो जाए। ये 9वीं शक्ल यानी कैलिफोर्निया मॉडल का खात्मा होगा। इसके बाद अमेरिका का क्या बनेगा? इटाली 2 इम्कानात बताते हैं।
या तो वो यूरोपीय तर्ज की सोशल डेमोक्रेसी बन जाए या फिर किसी किस्म की आमरीत आ जाए। लेकिन यहीं से वो कहते हैं कि 10वीं शक्ल की तरफ मुंतकली शुरू होगी। 10वीं शक्ल, और इसका मरकज कहाँ होगा? इम्कान यही है कि मरकज फिर भी अमेरिका में ही हो, शायद जनूबी कैलिफोर्निया और मेक्सिको बॉर्डर के करीब कहीं। और ये मुंतकली हमें सीधा बाब 4 की तरफ ले जाती है। ठीक है, बाब 4 का उन्वान है फर्स्ट वेव ऑफ द फ्यूचर, प्लैनेटरी एम्पायर, यानी मुस्तकबिल की पहली लहर, सयारवी सल्तनत। अच्छा, ये सयारवी सल्तनत या सुपर एम्पायर ये क्या चीज है? कोई एक मुल्क पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा? नहीं, रिवायती सल्तनत जैसी नहीं होगी ये। अटाली का ख्याल है कि वो जो कसीर मरकजी दुनिया बनेगी 2025 के बाद, वो ज्यादा देर नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट यानी मंडी कोई हद बर्दाश्त नहीं करती, वो रियासत की ताकत को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देगी। तो ये सुपर एम्पायर असले में आलमी मंडी का मुकम्मल गलबा है। रियासत हुक्मरान नहीं होगी, मंडी हुक्मरान होगी। मंडी हुक्मरान होगी? ये कैसे होगा? रियासत का क्या होगा फिर? रियासत का किरदार बहुत कम हो जाएगा। जो अवामी खिदमत हैं, तालीम, सेहत, इंसाफ, यहाँ तक कि पुलिस, फौज, ये सब निजी शोबे में चली जाएंगी। प्राइवेटाइज हो जाएंगी? जी, पहले ये कमर्शलाइज होंगी, फिर टेक्नोलॉजी इनकी जगह ले लेगी। इटाली निगरान या वॉचर्स का जिक्र करते हैं। ये निगरानी करने वाले आलात या मशीनें होंगी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब इस्तेमाल होंगी। ये मशीनें हमारी सेहत, तालीम, सिक्योरिटी सब की निगरानी करेंगी और उन्हें ठीक भी करेंगी। निगरानी, ये तो कुछ डरावना सा लगता है। क्या लोग मान जाएंगे? इटाली इसके 2 मरहले बताते हैं। पहला है हाइपर सर्वेलेंस। इसमें मार्केट का कानून जमहूरियत से ज्यादा अहम हो जाएगा। हर चीज, हर शख्स ट्रैक होगा। इंश्योरेंस कंपनियां बहुत ताकतवर हो जाएंगी। वो उसूल बनाएंगी कैसे रहना है, क्या खाना है, कितना महफूज रहना है। जो नहीं मानेगा उसे ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी। और दूसरा मरहला? दूसरा है सेल्फ सर्वेलेंस, यानी हम खुद अपनी निगरानी करेंगे। सेल्फ मॉनिटर्स होंगे जो 24/7 हमारी सेहत, कारकर्दगी, इल्म सबको मॉनिटर करेंगे, ताकि हम उसूलों पर पूरा उतर सकें। बिल्कुल। और फिर आएंगे सेल्फ रिपेयरर्स, ऐसी टेक्नोलॉजीज जो इन मॉनिटर्स के जरिए मिलने वाली खामियों को ठीक करेंगी, चाहे वो जिस्मानी हो या ज़हनी। या खुदा, तो इस सब का मतलब है कि कौमी रियासतें, मुल्क वगैरह ये बिल्कुल बेमानी हो जाएंगे। इटाली के मुताबिक जी हाँ, रियासत के पास ना टैक्स लेने की ताकत रहेगी, ना इंसाफ देने की, ना सरहदों की हिफाजत की। ये काम निजी कंपनियां करेंगी। सियासी जमातें खत्म हो जाएंगी। कमजोर मुल्क तो शायद बिल्कुल ही टूट फूट जाए। इटाली का एक जुमला है कि कल का मगरिब आज के अफ्रीका जैसा होगा। तो ये सुपर एम्पायर जहां मार्केट ही सब कुछ है, ये होगी कैसी जगह? क्या वहां आजादी होगी? बज़ाहिर नारा आज़ादी का ही होगा, लेकिन इटाली कहते हैं कि असल में शदीद बेगानगी होगी, एलियनेशन, तन्हाई। हर लम्हा, हर रिश्ता एक तजारती चीज बन जाएगा। कोई गहरा समाजी ताल्लुक नहीं रहेगा। लोग बस जरूरत के तहत आर्जी नेटवर्क्स बनाएंगे, रहने की जगह शेयर कर ली, सामान या ताल्लुकात भी, लेकिन बगैर किसी जिम्मेदारी के। और लोग क्या करेंगे? इंश्योरेंस और तफरीही सनतें ही इन पर हावी रहेंगी। एक तरफ उसूल तय करेंगी, दूसरी तरफ फरार का रास्ता देंगी। सियासत सिर्फ एक तमाशा बन जाएगी। कारोबार कैसे होंगे उस दौर में? वो भी खाना बदोश होंगे। कुछ छोटी आर्जी टीमें होंगी, इटाली ने टूलियां यानी ट्रूप्स कहते हैं, जो किसी प्रोजेक्ट के लिए बने और फिर खत्म हो जाए। और कुछ बड़ी कंपनियां? जी, वो होंगे सर्कस। ये बड़े मुस्तकिल आलमी नेटवर्क्स होंगे। इनका लंबा विजन होगा। ये ब्रांड बनाएंगे, ताल्लुकात बनाएंगे और वो काम करेंगे जो रियासत छोड़ चुकी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत, दिफा वगैरह। ये इतने ताकतवर हो सकते हैं कि अपनी करेंसियां भी चला लें। तो क्या इस माशरे में तबकात होंगे या सब बराबर होंगे? नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं होंगे। इटाली 3 बड़े तबकात बताते हैं। सबसे ऊपर हाइपर नोमाड्स। ये नई आलमी इशराफिया होगी, अमीर, तख्लीकी, ताकतवर। ये दुनिया भर में घूमते फिरते इन सर्कस को कंट्रोल करेंगे।
और बाकी लोग? अक्सरियत होगी सिगेंटरीज या वर्चुअल नोमैड्स। ये मुतवस्सित तबका होगा, हुनरमंद कारकुन जो एक जगह रहकर काम करेंगे। उन्हें अपनी नौकरियों का, बीमारी का, अदम इस्तेहकाम का खौफ होगा। ये माजी को याद करेंगे और निगरानी और तफरीह के जरिए जिंदगी गुजारेंगे। और सबसे नीचे अरबों इंफ्रा नोमैड्स होंगे। ये दुनिया के गरीब तरीन लोग होंगे। ना रियासत इनकी मदद करेगी ना मार्केट। ये गुर्बत, बीमारी, मौसमियाती तब्दीली, जबरी हिजरत का शिकार होंगे। कच्ची आबादियों में रहेंगे और मायूसी में शायद जराइम की तरफ भी जाएं। अगर रियासत नहीं होगी तो कानून कौन बनाएगा? नज़्म-ओ-ज़ब्त कैसे रहेगा? अटाली का ख्याल है कि नज़्म-ओ-ज़ब्त मार्केट के अंदर से ही आएगा। खुदकार रेगुलेटरी इदारे बनेंगे, जैसे आज बैंकिंग के लिए या इंटरनेट के लिए हैं। ये इदारे मसनूआत के मेयार से लेकर माहौलियात तक सब कुछ तय करेंगे। कौन कंट्रोल करेगा इन इदारों को? शुरू में शायद अमरीकी असर हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये आलमी इदारे खुद मुख्तार हो जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनियां और ये रेगुलेटर्स मिलकर एक तरह की निजी हुकूमत बनाएंगे। लेकिन क्या ये सुपर एम्पायर हमेशा रहेगा? ये तो एक बहुत ही गैर इंसानी सी तस्वीर लग रही है। नहीं, इटाली यही कहते हैं कि ये भी नाकाम होगा, शायद 2050 के बाद। इसकी अपनी अंदरूनी खराबियां इसे ले डूबेंगी। क्या खराबियां? शदीद अदम मुसावात जो सबको नजर आएगी, वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। निगरानी और कंट्रोल इतने बढ़ जाएंगे कि नई सोच, जिद्दत, आज़ादी सब खत्म हो जाएगी। इंसान खुद एक चीज बन जाएगा, मसनूई बच्चे, क्लोनिंग से आज़ाद। अटालिया से कहते हैं आज़ादी के नाम पर आज़ादी का खात्मा। इंसान शायद पैदाइश और मौत का मतलब ही भूल जाए। ये तो बहुत ही तारीख मंजर है। क्या इससे बचने का कोई रास्ता नहीं बताते वो बाब 4 के आखिर में उम्मीद जाहिर करते हैं कि इंसानियत उसके खिलाफ मुजाहमत करेगी, और वो कहते हैं कि पैसे का ये तशद्दुद यानी सुपर एम्पायर आखिरकार हथियारों के तशद्दुद को जन्म देगा, यानी हाइपर कॉन्फ्लिक्ट, जो उनकी किताब का अगला मौजू है। यानी जंग? जी, लेकिन वो साथ में ये भी लिखते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी ये पेशनगोइयां लोगों को खबरदार करेंगी और शायद इस जंग को रोकने में मदद दें। तो अगर हम खुलासा करें, बाब 3 में हमने देखा कि अटाले कैसे अमेरिकी गलबे के खात्मे की बात करते हैं, किसी बैरूनी हमले से नहीं बल्कि अंदरूनी कमजोरी, आलमी मंडियों और तारीखी थकन की वजह से, और फिर एक कसीर मरकजी दुनिया का ज़ुहूर। जी बिल्कुल। और बाब 4 में हमने देखा कि ये कसीर मरकजी दुनिया भी शायद ज्यादा देर ना चले और उसकी जगह एक सुपर एम्पायर ले ले, जो असल में आलमी मंडी की हुकूमत होगी। रियासत खत्म हो जाएगी, निगरानी इंतहा पर होगी, शदीद तबकाती तकसीम होगी और इंसान खुद एक तिजारती शय बनने के खतरे से दोचार होगा। इन दोनों अबवाब को पढ़कर ये सवाल तो जहन में आता है कि क्या वाकई मार्केट और टेक्नोलॉजी जब इन्हें बिल्कुल बेलगाम छोड़ दिया जाए तो वो इंसानियत को इस नहज पर पहुंचा सकती हैं जहां हमारे आपसी ताल्लुकात, हमारी अक़दार सब खत्म हो जाएं? ये वाकई एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है जिस पर अटाली हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या इनफिरादियत और आज़ादी की ये इंतहा हमें मुकम्मल तन्हाई और बेगानगी की तरफ ले जाएगी? और क्या निगरानी पर मबनी ये निज़ाम वाकई पायदार हो सकता है? ये वो सवालात हैं जो इन अबवाब को पढ़कर जहन में गूंजते हैं। सामनीन को एक बार फिर याद दिला दें कि ये गुफ्तगू सिर्फ तीसरे और चौथे बाब तक महदूद थी। बाकी अबवाब जिनमें हाइपर कॉन्फ्लिक्ट और हाइपर डेमोक्रेसी का जिक्र है, उन्हें हम इस हिस्से में हम सिर्फ किताब के 5वें बाब पर बात करेंगे। हमारी गुफ्तगू जी इसी बाब तक महदूद रहेगी। बाकी अबवाब पर हम आइंदा हिस्सों में बात करेंगे। तो आइए इस बाब का जायजा लेते हैं। बाब का उन्वान है सेकेंड वेव ऑफ द फ्यूचर, प्लानिटरी वॉर, यानी मुस्तकबिल की दूसरी लहर, सैयारवी जंग या कह लें आलमी जंग। उन्वान खुद ही काफी संगीन लगता है। जी बिल्कुल। ये बाब मुस्तकबिल की एक ऐसी मुमकिना लहर, एक फेज का नक्शा खींचता है जहां बज़ाहिर अमन तो नजर आता है, या कम से कम बड़ी आलमी जंग नहीं हो रही होती। हाँ, सतह पर सुकून लगता है। बिल्कुल, लेकिन अटाली के मुताबिक सतह के नीचे आलमी सतह पर जंग के हालात वो पक रहे होते हैं।
जी। गुफ्तगू का आगाज इस नुक्ते से करते हैं जो शायद बहुत से लोगों ने महसूस किया होगा। सर्द जंग खत्म हुई, सोवियत यूनियन टूट गया और जमहूरियत बज़ाहिर फैल रही थी, तो एक उम्मीद सी पैदा हुई थी कि शायद दुनिया एक ज्यादा पुरअमन दौर में दाखिल हो रही है। जी हाँ, एक उम्मीद थी कि अब बड़ी ताकतों की दुश्मनी कम हो गई है। हाँ, आलमी तिजारत बढ़ रही थी। लेकिन जॉक अटाली अपनी किताब में, जो कई साल पहले लिखी गई थी, इस मंजरनामे से बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर पेश करते हैं। वो खबरदार करते हैं कि ये अमन, ये इस्तेहकाम, ये महज एक फरेब हो सकता है। इनके मुताबिक दरअसल दो बड़ी कुव्वतें, एक तो रियासतों की बतदरीज कमजोरी और दूसरी मार्केट की बेलगाम आलमगीरियत, ये नए और शायद ज्यादा खतरनाक तनाजुआत की बुनियाद रख रही हैं। जी। ये बात कुछ अजीब लगती है कि मार्केट जो तिजारत और रवाबित बढ़ाती है, वो तनाज़ा का बाइस कैसे बन सकती है? देखें, ये एक अहम नुक्ता है। अटेली की दलील ये है कि मार्केट की जो बुनियादी फितरत है ना, वो सरहदों को नहीं मानती। अच्छा। ये मुनाफे की तलाश में हर चीज को, मतलब सकाफत, रिश्ते, कुदरती वसाइल, यहाँ तक कि खुद रियासत के इख्तियारात को भी एक खरीदो फरोख्त की शय बना देती है। तो जब रियासतें कमजोर होती हैं तो उनकी जो तशद्दुद पर इजारादारी होती है ना, जिसे मोनोपोली ऑन वायलेंस कहते हैं, जी, वो भी कमजोर पड़ जाती है। अब मार्केट खुद तो तशद्दुद मुनज़्ज़म नहीं करती, लेकिन रियासत की गिरफ्त कमजोर होने से जाहिर है तशद्दुद पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। सही। और अटेली ये भी कहते हैं कि सोवियत यूनियन का खात्मा वो एक लिहाज से दुनिया से एक पुलिसमैन का किरदार खत्म होने के मुतरादिफ था। अब चाहे वो किरदार कितना ही मुतनाज़ा क्यों ना हो, जी, एक तवाज़ुन को था। बिल्कुल, उसने ताकत का एक तवाज़ुन रखा हुआ था। उसके हटने से जो इलाकी ताकतें हैं, उनको अब उभरने और अपने अज़ाइम की पैरवी करने का ज्यादा मौका मिल गया है। और अटाली इन उभरती हुई इलाकाई ताकतों का खास तौर पर जिक्र करते हैं। वो पेशगोई करते हैं कि तकरीबन 2025 तक हमें कई ऐसी ताकतें आलमी मंजरनामे पर ज्यादा फाल नजर आएंगी, जैसे चीन, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ईरान, तुर्की, रूस, ब्राजील वगैरह। जी। उनके मुताबिक इन ताकतों के अपने इलाकाई और आलमी अज़ाइम होंगे और ये नागज़ीर तौर पर एक दूसरे से टकरा सकती हैं। ये टकराव कहाँ हो सकता है? रटाली कई मुमकिना मकामात की निशानदही करते हैं, जैसे ताइवान पर चीन का दावा, कोरिया का मसला, मशरिक़ वस्ता में ईरान और दीगर ममालिक के दरमियान जो असर और रसूख की कशमकश है। जी, और वसाइल की दौड़ भी। बिल्कुल, कुदरती वसाइल, खास तौर पर तवानाई और पानी, इन पर कंट्रोल हासिल करने की दौड़। क्या इसका मतलब यह है कि हमें हथियारों की एक नई महंगी दौड़ भी देखने को मिलेगी? बिल्कुल, रटाली के तज्जिए के मुताबिक ये एक मंतकी नतीजा है। जब इलाकाई ताकतें खुद को ज्यादा बाअसर देखती हैं और मुमकिना हरीफों से खतरा महसूस करती हैं, तो जाहिर है वो अपनी फौजी सलाहियतों में इजाफा करती हैं। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू जिसकी तरफ अटाली इशारा करते हैं, वो है मुमकिना अजीब इत्तेहाद, यानी स्ट्रेंज अलायंसेस। अच्छा, वो कैसे? यानी ऐसी इलाकाई ताकतें जो शायद नजरियाती तौर पर या तारीखी तौर पर एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हों, वो वक्ती तौर पर मौका परस्ताना बुनियादों पर अपने मुश्तरका मुफादात के लिए इकट्ठी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर? मिसाल के तौर पर वो ईरान, चीन और रूस के दरमियान बढ़ते हुए ताउन का जिक्र करते हैं। ये अमरीकी दबाव का मुकाबला करने या अपने इलाकाई असर और रसूख को बढ़ाने के लिए हो सकता है। अब ये इत्तेहाद शायद देरपा ना हो जी, लेकिन ये आलमी ताकत के तवाज़ुन को मजीद पेचीदा बना सकते हैं और इससे गलत फहमियों या छोटे वाकयात से बड़े तसादुम का खतरा भी बढ़ सकता है। तो एक तरफ तो ये उभरती हुई रियासतें हैं जो ज्यादा ताकतवर और खुदसर हो रही हैं, लेकिन अटाली की पेशगोई का एक और अहम और शायद ज्यादा परेशान कुन पहलू ये है कि मुस्तकबिल में तशद्दुद सिर्फ रियासतों के दरमियान जंगों तक महदूद नहीं रहेगा। जी, वो दो खास किस्म के गैर रियासती किरदारों का जिक्र करते हैं, कज़ाक यानी पायरेट्स और कॉर्सेयर्स। अब जब हम कज़ाक सुनते हैं तो जहन में तो समंदरी डाकू आते हैं। हाँ, आमतौर पर वही ख्याल आता है। लेकिन अटाली इस इस्तिलाह को बहुत वसी मानों में इस्तेमाल करते हैं। उनकी मुराद क्या है इससे? देखें, अटाली के लिए कज़ाक वो तमाम गैर रियासती गिरोह हैं जो रियासत के कानून और इख्तियार को चैलेंज करते हैं और तशद्दुद का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। इसमें मुनज़्ज़म जराइम पेशा गिरोह यानी माफिया, शहरों में गैंग्स, दहशतगर्द तंजीमें और ख़ास तौर पर नाकाम रियासतें जो हैं, फेल्ड स्टेट्स, जी, उनके जंगजू सरदार यानी वॉर लॉर्ड्स शामिल हैं।
वो सोमालिया की मिसाल देते हैं, जहां रियासत का ढांचा तकरीबन खत्म हो चुका है और मुख्तलिफ मसल्ला ग्रोह और कज़ाक अपना राज चला रहे हैं। अटाली के मुताबिक ये कज़ाकी सिर्फ गरीब या नाकाम रियासतों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ये अमीर ममालिक के अंदर भी शहरी इलाकों में मुख्तलिफ शक्लों में जाहिर हो सकती है। ये वो खला हैं जो कमज़ोर होती हुई रियासतें पुर नहीं कर पाती। और कॉर्सेयर्स, ये लफ्ज तो और भी पुराना लगता है, शायद 16वीं या 17वीं सदी का। जी बिल्कुल। अटाली इससे क्या मुराद लेते हैं? कॉर्सेयर्स तारीखी तौर पर वो निजी जहाजरान या फौजी होते थे जिन्हें रियासतें अपने दुश्मनों के जहाज़ों पर हमला करने का एक तरह का इजाज़तनामा देती थीं। अच्छा, लेटर ऑफ मार्क। जी, अटाली इस तसव्वुर को जदीद दौर पर लागू करते हुए इन प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज PMCs या किराए के फौजियों की तरफ इशारा करते हैं, जिनका इस्तेमाल हालिया दहाइयों में बहुत बढ़ गया है। हाँ, ये तो हमने देखा है। बिल्कुल। अटाली पेशगोई करते हैं कि मुस्तकबिल में रियासतें और बड़ी कॉरपोरेशंस इन कॉर्सेट्स का इस्तेमाल मजीद बढ़ाएंगी, अपनी तनसीबात की हिफाजत के लिए, शोरिश ज़दा इलाकों में काम करने के लिए या हत्ता के खुफिया ऑपरेशंस के लिए। इसका खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये किराए के फौजी अक्सर बैनुल अक़वामी कवानीन और जवाबदेही के निज़ाम से बाहर काम करते हैं। इससे जंगी जराइम और इंसानी हुकूक की पामालियों का इम्कान बढ़ जाता है, क्योंकि इन पर रियासत की बराह-रास्त जिम्मेदारी आयद करना मुश्किल होता है। अटाली ग्वांटानामो बे का हवाला भी देते हैं कि किस तरह दुश्मन जंगजू की इस्तिलाह ने कैदियों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ से महरूम करने की कोशिश की। इसी ज़िमन में अटाली एक और ग्रोह का जिक्र करते हैं जो बहुत तशवीशनाक लगता है, इन्फ्रेनोमेड्स। ये कौन लोग हैं? इन्फ्रेनोमेड से अटाली की मुराद वो इंतहाई गरीब, बेघर और आलमी निज़ाम से बिल्कुल कटे हुए लोग हैं जिनके पास खोने को कुछ नहीं है। अच्छा, ये वो लोग हो सकते हैं जो माहौलियाती तब्दीली, जंग या माशी तबाही की वजह से बेघर हुए हों। अटाली खबरदार करते हैं कि मायूसी और बका की जिद्दोजहद उन्हें इंतहाई पुरतशद्दद ग्रोहों में तब्दील कर सकती है, जो कज़ाकों के लिए काम कर सकते हैं या खुद अपने तौर पर तबाही फैला सकते हैं। ये एक तरह से आलमी माशरे के सबसे निचले तबके का रद्द-ए-अमल हो सकता है। तो हमारे पास ताकतवर होती रियासतें हैं, कज़ाक हैं, किराए के फौजी हैं और मुमकिना तौर पर ये इन्फ्रानोमिड्स भी। ये सब मिलकर तशद्दुद का एक बहुत पेचीदा और ख़तरनाक मंजरनामा बनाते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अटाली सिर्फ इन किरदारों की बात नहीं करते, वो इस तशद्दुद की जड़ों में मौजूद गुस्से का भी तज्जिया करते हैं। वो दो किस्म के गुस्से की निशानदेही करते हैं, एक सेक्युलर यानी गैर मजहबी और दूसरा मजहबी। पहले सेक्युलर गुस्से को देखते हैं। अटाली के मुताबिक ये गुस्सा किस चीज के खिलाफ है और ये कैसे जाहिर होगा? अटाली का कहना है कि ये गुस्सा बुनियादी तौर पर मौजूदा आलमी निज़ाम, जिसे अक्सर मगरिब और ख़ास तौर पर अमेरिका का निज़ाम समझा जाता है, इसकी नाइंसाफियों और नाकामियों के खिलाफ है। अच्छा, ये अकली बुनियादों पर तनकीद से शुरू होता है, जैसे बढ़ती हुई माशी अदम मुसावात, अमीर ममालिक की तरफ से वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल और ज़िया। माहौलियाती तबाही। जी, माहौलियाती तबाही जिसका खमियाजा गरीब ममालिक ज़्यादा भुगत रहे हैं, जमहूरियत के नाम पर गैर जमहूरी इक़दामात और मार्केट की सकाफत की वजह से रिवायती इक़दार और कम्युनिटी का खात्मा। तो ये गुस्सा कहाँ निकलेगा? अताली के मुताबिक शहर इस गुस्से के मराकज़ बन सकते हैं, जहां एहतजाज, हंगामे और हत्ता के बगावत भी हो सकती है। लेकिन क्या ये गुस्सा किसी मुतबादिल निज़ाम की तरफ ले जाएगा, जैसे माजी में सरमायादारी के खिलाफ कम्युनिज्म एक मुतबादिल नज़रिया था? ये एक अहम नुक्ता है। अताली के मुताबिक इस नए सेकुलर गुस्से की एक ख़ास बात यह होगी कि ये शायद कोई मरबूत मुतबादिल निज़ाम पेश नहीं करेगा। अच्छा, ये ज़्यादातर मौजूदा निज़ाम के खिलाफ एक, आप कह लें, मनफी रद्द-ए-अमल होगा, एक नाइलिस्टिक रेज। इसका कोई वाज़े मुस्बत एजेंडा नहीं होगा कि क्या हासिल करना है, बस इस बात पर गुस्सा होगा कि मौजूदा निज़ाम गलत है। अताली के ख्याल में ये चीज़ इसे और भी ख़तरनाक बना सकती है, क्योंकि बगैर किसी वाज़े मकसद के गुस्सा सिर्फ तबाही की तरफ ले जा सकता है। और दूसरी तरफ है मजहबी गुस्सा। अटाली का कहना है कि दुनिया के बड़े मज़ाहिब भी आलमी निज़ाम को अपने लिए ख़तरा समझेंगे। ये किस तरह? अटाली के मुताबिक बड़े मज़ाहिब, ख़ास तौर पर वो मसीहियत और इस्लाम का तफसील से जिक्र करते हैं, वो महसूस करेंगे कि मार्केट की आलमगीरियत और जो सेक्युलर इक़दार हैं वो उनके बुनियादी अकायद
اخلاقی اصولوں اور خاص طور پر خاندان کے ادارے کے لیے خطرے ہیں۔ جی، یہ اقدار ان کے نزدیک مادیت پرستی، انفرادیت پسندی اور اخلاقی زوال کو فروغ دیتی ہیں۔ مسیحیت کے حوالے سے وہ کیا خاص نکات اٹھاتے ہیں؟ اٹالی کچھ مسیحی خاص طور پر ایونجلیکل اور بنیاد پرست تحریکوں کی تنقید کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ تحریکیں جدیدیت، سائنس خاص طور پر ارتقاء اور سیکولرزم کی مخالفت کریں گی۔ اٹالی پیش گوئی کرتے ہیں کہ اس سے نہ صرف شدت پسندی بڑھ سکتی ہے بلکہ ان مذہبی گروہوں کا سیاسی اثر اور رسوخ بھی بڑھ سکتا ہے۔ وہ امریکہ میں تھیوکریسی یعنی مذہبی قوانین پر مبنی حکومت کے قیام کے امکانات اگرچہ کمزور ہی صحیح۔ اچھا، اور یورپ میں بھی مذہبی شناخت کی بنیاد پر سیاست کے ابھار کا ذکر کرتے ہیں۔ لاطینی امریکہ اور ایونجیلیکل چرچز کا تیزی سے پھیلاؤ بھی ان کے مطابق معاشرتی اور سیاسی تناؤ کا باعث بن سکتا ہے، خاص طور پر اگر یہ کیتھولک چرچ یا دیگر گروہوں سے ٹکراتے ہیں۔ اور اسلام کے حوالے سے اٹالی کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ یہ ایک حساس موضوع ہے اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ اٹالی کی تشریح ہے۔ جی بالکل، یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ اٹالی کا تجزیہ ہے جو وہ اپنی کتاب میں پیش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق کئی مسلم اکثریتی ممالک میں مستقبل میں تھیوکریسی یعنی مذہبی حکومت یا کم از کم مذہبی قوانین سے متاثر آمریتوں کا غلبہ ہو سکتا ہے۔ وہ انسانی حقوق، خاص طور پر خواتین اور اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے ممکنہ مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اٹالی ایک شدت پسند اقلیت کے عزائم کا بھی ذکر کرتے ہیں جو عالمی سطح پر کام کر سکتی ہے، جی، جن کے مقاصد میں وہ خلافت کا احیاء اور مغرب، جسے وہ اسلام کا دشمن سمجھتے ہیں، کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ شامل کرتے ہیں۔ ان گروہوں کی اپیل کہاں زیادہ ہوگی؟ ان کے مطابق ان گروہوں کی اپیل خاص طور پر ان معاشروں میں زیادہ ہوگی جہاں آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، نوجوانوں میں بے روزگاری ہے اور لوگ مغربی ثقافتی اثرات اور اپنی حکومتوں سے نالاں ہیں۔ کیا وہ کسی خاص نظریاتی بنیاد کا بھی ذکر کرتے ہیں؟ ہاں، اٹالی کچھ مخصوص مسلم مفکرین اور نظریات کا حوالہ دیتے ہیں جنہیں وہ ان شدت پسند گروہوں کے لیے نظریاتی بنیاد فراہم کرنے والا سمجھتے ہیں۔ ان میں وہ ابن حنبل، ابن تیمیہ، محمد ابن عبد الوہاب اور سید ابو العلا مودودی کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، اٹالی کے مطابق ان مفکرین کی تشریحات جدید قومی ریاست اور سیکولر قوانین کو مسترد کرتی ہیں اور ماضی کے اسلامی اصولوں کی بنیاد پر نظام قائم کرنے پر زور دیتی ہیں۔ وہ القاعدہ جیسی تنظیموں کی حکمت عملی کا بھی ذکر کرتے ہیں، پہلے قریب کے دشمن یعنی مقامی مسلم حکومتوں کو شکست دینا اور پھر دور کے دشمن یعنی مغرب سے ٹکرانا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ قوم پرست اسلامی تحریکوں جیسے حماس اور حزب اللہ کا بھی ذکر کرتے ہیں جو اپنے مقامی سیاسی مقاصد کے لیے اسلام کا استعمال کرتی ہیں اور علاقائی تنازعات میں اہم کردار ادا کرتی رہیں گی۔ ایک بار پھر یہ اٹالی کا تجزیہ ہے اور اس کا مقصد کسی بھی مذہب یا اس کے ماننے والوں کی توہین کرنا ہرگز نہیں۔ بالکل۔ تو یہ بڑھتا ہوا سیکولر اور مذہبی غصہ، یہ طاقت کے نئے ریاستی اور غیر ریاستی مراکز، یہ سب مل کر مستقبل کے ممکنہ میدان جنگ کی تشکیل کر رہے ہیں۔ جی، اٹالی اس میدان جنگ میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ کیا مستقبل کی جنگ ماضی کی جنگوں سے بہت مختلف ہوگی؟ اٹالی کے مطابق ہاں، بہت مختلف ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ مستقبل کی جنگ تیزی سے ٹیکنالوجی، خاص طور پر انفارمیشن اور نگرانی یعنی سرویلنس کی ٹیکنالوجی پر مبنی ہوگی۔ یعنی بغیر پائلٹ کے ڈرونز، خودکار روبوٹس، سائبر حملے اور ای بامز جو دشمن کے الیکٹرانک سسٹم کو تباہ کر دیں، یہ عام ہوں گے۔ روایتی ہتھیار بھی زیادہ مہلک اور زیادہ پریسائز یعنی ڈرسکر ہو جائیں گے۔ اور جنگ کا دائرہ؟ جنگ کا دائرہ صرف زمین، سمندر اور ہوا تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ خلا اور سائبر سپیس بھی اہم میدان جنگ بن جائیں گے۔ اور جوہری ہتھیاروں کا کیا ہوگا؟ کیا سرد جنگ کے خاتمے کے بعد ان کا خطرہ کم نہیں ہوا؟ اٹالی اس بارے میں زیادہ پرامید نہیں ہے۔ وہ پیشگوئی کرتے ہیں کہ جوہری ہتھیاروں کا پھیلاؤ یعنی پرالیفریشن جاری رہے گا اور 2040 یا 2050 تک شاید 15 سے زائد ممالک کے پاس یہ صلاحیت موجود ہو۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ چھوٹے ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں یعنی ٹیکٹیکل نیوکس کے استعمال کا امکان بڑھ سکتا ہے، کیونکہ انہیں شاید
काबिल इस्तेमाल समझा जाए। इसके अलावा कीमियाई और हयातियाती हथियारों का खतरा भी मौजूद रहेगा, खास तौर पर इसलिए कि इन्हें बनाना निस्बतन आसान और सस्ता है। और अताली नानो टेक्नोलॉजी का भी जिक्र करते हैं। जी, वो एक और खौफनाक इम्कान का जिक्र करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी पर मबनी हथियार। वो ग्रे जेली का तस्वर पेश करते हैं। ये खुद ब खुद अपनी तादाद बढ़ाने वाले नैनो रोबोट्स होंगे। सेल्फ रेप्लिकेटिंग नैनोबॉट्स। जी, जो अगर काबू से बाहर हो जाएं तो पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर सकते हैं। और सबसे तशवीशनाक बात यह है कि इनमें से कुछ मोहलिक टेक्नोलॉजीज, खास तौर पर कीमियाएं, हयातियाती या सादा जौहरी हथियार, वो गैर रियासती अनासर यानी कज़ाकों या दहशतगर्द ग्रोहों के हाथ लग सकती हैं। ये वाकई एक डरावनी तस्वीर है। इस मुमकिना जंगी माहौल में क्या मुमालिक अपने दिफाई खर्चात कम करेंगे या बढ़ाएंगे, और क्या कोई नए फौजी इत्तेहाद बनेंगे? अताली के मुताबिक फौजी अखराजात में कमी का तो कोई इम्कान नजर नहीं आता। अमेरिका पहले ही बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है और वो अपनी तकनीकी बरतरी बरकरार रखने की कोशिश करेगा। यूरोप पर भी दबाव बढ़ेगा कि वो अपनी दिफाई जिम्मेदारियां ज्यादा संजीदगी से लें। और उभरती हुई ताकतें? चीन, भारत, रूस और दीगर उभरती हुई ताकतें भी अपनी अफवाज को जदीद बनाने और अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए बेतहाशा वसाइल खर्च करेंगी। इत्तेहादों के बारे में क्या कहते हैं? अटाली दी अलायंस यानी इत्तेहाद के एक तस्वुर की बात करते हैं। ये कोई बाकायदा मुआहदा शायद ना हो, बल्कि ज़्यादातर मगरबी और जमहूरी ममालिक और उनके इत्तेहादियों बशमूल निजी फौजी कंपनियां, उनका एक ढीला ढाला सा इत्तेहाद होगा जी, जो मुश्तरका खतरात का मुकाबला करने और आलमी निज़ाम को जैसा कि वो उसे देखते हैं बरकरार रखने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या ये अलायंस हमेशा जारहाना या मुदाखलत पसंद रहेगा? दिलचस्प बात यह है कि अटाली पेशगोई करते हैं कि तकरीबन 2035-40 के आसपास इस अलायंस की हिकमत अमली में तब्दीली आ सकती है। अच्छा, किस तरह की तब्दीली? शायद मुस्तकिल जंगों और मुदाखलतों की कीमत और नाकामियों को देखते हुए ये इत्तेहाद ज्यादा तहफ्फुज़ पसंद यानी प्रोटेक्शनिस्ट हो जाएगा। यानी दुनिया भर में जमहूरियत फैलाने या मुदाखलत करने की बजाय ये अपनी सरहदों, अपने तिजारती रास्तों और अपने अहम मफादात के दिफा पर ज्यादा तवज्जो मरकूज कर देगा। ये एक तरह की किलेबंदी यानी फोर्ट्रेस मेंटालिटी हो सकती है। इतने सारे खतरात और मुमकिन तबाही के पेश नज़र सबसे अहम सवाल तो यही पैदा होता है कि क्या इस आलमी जंग, इस प्लानिटरी वॉर से बचा जा सकता है? क्या अमन पसंदी, मुज़ाकरात या बैनुल-अक़वामी इमदाद जैसी हिकमत अमली कारगर साबित हो सकती हैं? अताली इस मामले में काफ़ी मायूसी का इजहार करते हैं। वो अमन पसंद तहरीकों और इमदाद की अहमियत को तस्लीम करते हैं, लेकिन उनका ख्याल है कि जब रियासतों या गुरोहों के बुनियादी मफादात खतरे में हों या जब वो अपने आप को वजूदी खतरे यानी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट में महसूस करें जी, तो सिर्फ अच्छी नीयत या इंसानी हमदर्दी काफ़ी नहीं होती, खास तौर पर जब जौहरी हथियारों जैसे खतरात मौजूद हों। तो अताली डिटरेंस यानी ताकत के जरिए दुश्मन को हमला करने से बाज रखने और यहाँ तक के पेशगी हमले यानी खतरा बनने से पहले ही उसे ख़त्म करने की मंतिक को ज़्यादा हकीकत पसंदाना समझते हैं। वो म्यूनिख 1938 में हिटलर को खुश करने की पॉलिसी की नाकामी की मिसाल भी देते हैं। जी, कि किस तरह तसादुम से बचने की कोशिश बाज़-औक़ात ज्यादा बड़ा तसादुम ले आती है। बिल्कुल। लेकिन एक दलील ये भी दी जाती है कि जौहरी हथियार खुद जंग को रोकते हैं, क्योंकि कोई भी मुल्क उनके इस्तेमाल से होने वाली तबाही का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। क्या अटाली इस बाहमी यकीनी तबाही यानी मैड की मंतिक से इत्तेफाक नहीं करते? दो इस मंतिक को तस्लीम तो करते हैं, लेकिन उनकी तशवीश ये है कि ये मंतिक सर्द जंग के दौरान दो बड़ी सुपर पावर्स के दरमियान तो शायद काम कर गई जी, लेकिन मुस्तकबिल में जब 15 या उससे ज्यादा ममालिक के पास जौहरी हथियार होंगे, जिनमें से कुछ शायद गैर मुस्तहकम हों या उनके लीडर गैर मुतवक्के फैसले करने वाले हों, तो ये तवाजुन बहुत नाजुक हो जाएगा, खतरा बढ़ जाएगा। बिल्कुल। गलत फहमी, तकनीकी खराबी, किसी हादसे या किसी शिद्दत पसंद ग्रोह के हाथ हथियार लग जाने का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। जितने ज्यादा खिलाड़ी होंगे उतना ही खेल खतरनाक होगा। इसलिए उम्मीद परस्तों के बरक्स अटाली जौहरी फैलाव को अमन की जमानत नहीं बल्कि तबाही के खतरे में इजाफे के तौर पर देखते हैं। तो अगर जंग का खतरा इतना हकीकी है तो अटाली के मुताबिक ये कहाँ से शुरू हो सकती है? वो किन मुमकिना फ्लैश पॉइंट्स या तनाजुआत के मराकिज की निशानदेही करते हैं? अटाली कई किस्म की जंगों की पेशगोई करते हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं। पहली किस्म है वसाइल की कमी पर जंगें। ये सबसे बुनियादी और शायद सबसे खतरनाक हैं। जैसे तेल और पानी?
जी, तेल के ज़खायर और उनकी तरसील के रास्तों जैसे आबनाए हरमज़, बहराए जुनूबी चीन, वस्ती एशिया, उन पर कंट्रोल के लिए जंगें हो सकती हैं। इससे भी ज़्यादा अहम पानी की कमी पर जंगें, दरियाए नील, दरियाए अर्दन, दजला व फरात, सिंध तौस या वस्ती एशिया के दरियाओं के पानी की तकसीम पर ममालिक के दरमियान शदीद तनाज़ुआत पैदा हो सकते हैं जो जंग तक जा सकते हैं। और दूसरी किस्म है सरहदी तनाज़ात की। इनमें पुराने हल तलब मसाइल जैसे कश्मीर शामिल हैं। अफ्रीका में नौआबादियाती दौर की बनाई गई सरहदों पर नए झगड़े, या दुनिया भर में अलहदगी पसंद तहरीकें जो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर सकती हैं। अटेली बदकिस्मती से ये खदशा भी जाहिर करते हैं कि इन तनाज़ात में नस्ली या मजहबी बुनियादों पर सफाई यानी एथनिक क्लेंजिंग या नस्ल कुशी यानी जेनोसाइड के वाक़यात भी हो सकते हैं। अल्लाह न करे। और तीसरी किस्म है असर और रसूख की जंगें, वॉर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। ये बड़ी इलाकाई ताकतों के दरमियान अपनी बालादस्ती कायम करने की कशमकश होगी। हर ताकत चाहेगी कि उसके पड़ोस में उसका असर और रसूख हो और कोई बैरूनी ताकत मुदाखलत ना करे। ये सर्द जंग की प्रॉक्सी जंगों की तरह हो सकता है, जहां बड़ी ताकतें बराह रास्त नहीं लड़ती। बिल्कुल, वो छोटे मुमालिक या ग्रुहों के जरिए एक दूसरे से लड़ें। और आखिरी किस्म जिसका आपने जिक्र किया, चौथी किस्म कज़ाकों और आबादकारों की जंगें हैं। इसमें समंदरी रास्तों पर कज़ाकी, ज़मीनी रास्तों पर ट्रकों और काफिलों पर हमले, शहरों में गैंग्स की लड़ाइयाँ, मुंशियात फरोश गिरोहों की जंगें और दहशतगर्द तंजीमों के हमले बशमूल खुदकुश हमले शामिल हैं। तो ये गैर रियासती अनासिर की जंग होगी? जी, जो रियासतों के कंट्रोल से बाहर होगी और आम शहरियों की जिंदगी को गैर महफूज बनाएगी। ये तमाम मुमकिना जंगें वसीले पर, सरहदों पर, असर रसूख पर और जंगों में कज़ाकों की जंगें, ये अलग अलग भी बहुत तबाहकुन लगती हैं। लेकिन अटाली एक इससे भी ज़्यादा खौफनाक हतमी इम्कान की तरफ इशारा करते हैं जिसे वो हाइपर कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ये क्या है? ये सिर्फ एक बड़ी आलमी जंग से कैसे मुख्तलिफ है? देखें, हाइपर कॉन्फ्लिक्ट अटाली के नज़दीक मुस्तकबिल की जंग की मुमकिना इंतहा है। ये सिर्फ एक बड़ी आलमी जंग नहीं है, बल्कि ये इन तमाम तनाज़ुआत का रियासती और गैर रियासती, इलाकाई और आलमी वसाइल और नज़रियात, इन सब का एक ही वक्त में एक ही तबाहकुन भंवर में इकट्ठा हो जाना है। या खुदा, ये एक ऐसी जंग होगी जिसमें तमाम किस्म के किरदार शामिल होंगे। बड़ी ताकतें, इलाकाई ताकतें, नाकाम रियासतें, कज़ाक, किराए के फौजी, दहशतगर्द, शायद मायूस इंफ्रामरिड भी। और हथियार? और इसमें हर किस्म के हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं, रिवायती, जौहरी, कीमियाई, हयातियाती, साइबर, नैनो। अटाली के मुताबिक इस जंग की कोई वाज़ेह सरहदें, कोई उसूल, कोई ज़ाब्ते नहीं होंगे। ये कहाँ से शुरू हो सकती है? ये कहीं से भी शुरू हो सकती है। ताइवान, कोरिया, मैक्सिको, मशरक़ वस्ता, वस्ती एशिया और फिर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। ये एक ऐसी अफरा-तफरी होगी जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। अटाली इसे इंसानियत की इज्तिमाई खुदकुशी यानी कलेक्टिव सुसाइड के मुतरादिफ करार देते हैं। तो बाब 5 का मजमूई पैगाम इंतहाई तारीक और परेशान कौन है। अताली एक ऐसी दुनिया का नक्शा खींच रहे हैं जो बज़ाहिर तरक्की और राब्ते बढ़ने के बावजूद अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार है। कमज़ोर होती रियासतें, बढ़ता हुआ अवामी और मजहबी गुस्सा, काबू से बाहर होती टेक्नोलॉजी और महलिक हथियारों का फैलाव और वसाइल पर बढ़ती हुई लड़ाइयाँ, ये सब मिलकर एक आलमी तबाही, एक हाइपर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जा सकते हैं। ये वाकई एक बहुत मायूसकुन तस्वीर है। बिलाशुबहा ये तस्वीर इंतहाई तशवीशनाक है और संजीदा गौर व फिक्र की दावत देती है। अताली का मकसद शायद खौफ फैलाना नहीं, बल्कि उन खतरात से आगाह करना है ताकि उनसे बचा जा सके। लेकिन वो इस बाब के आखिर में मुकम्मल तौर पर मायूसी पर ख़त्म नहीं करते। अच्छा, कोई उम्मीद की किरण? वो उम्मीद की एक बहुत ही हल्की सी किरण भी दिखाते हैं। वो कहते हैं कि शायद यही तबाही का खौफ, यही हाइपर कॉन्फ्लिक्ट का नाकाबिल तसव्वुर खतरा ही वो चीज़ हो जो बिलाखिर इंसानियत को झुंझोड़े और उसे एक बिल्कुल मुख्तलिफ, एक बेहतर रास्ते पर चलने पर मजबूर कर दे। और वो रास्ता क्या है? ये रास्ता उनके मुताबिक मुस्तकबिल की अगली मुमकिना लहर यानी हाइपर डेमोक्रेसी का हो सकता है, जिसकी तफसीलात वो अगले अबवाब में बताते हैं।
लेकिन फिलहाल बाब 5 हमें इस गहरे और परेशान कुन सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या ये आलमी जंग, ये हाइपर कॉन्फ्लिक्ट वाकई नागुज़ीर है? क्या इंसानियत इस तबाही के दहाने पर पहुंचकर ही कोई सबक सीखेगी, या क्या उससे पहले ही कोई मुश्तरका पुरअमन हल तलाश करने की सलाहियत रखती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन इस आखिरी हिस्से में हम किताब के छठे और आखिरी बाब पर बात करेंगे। ठीक, हमारी गुफ्तगू बस इसी बाब तक रहेगी। पिछली बार हमने देखा था कि अटाली ने मुस्तकबिल की 2 मुमकिना लहरें बताई थीं, सुपर एम्पायर, वो आलमी तिजारती सल्तनत, जी और दूसरा था हाइपर कॉन्फ्लिक्ट, यानी वो तबाहकुन आलमी जंग। बिल्कुल। अब ये आखिरी बाब है जो शायद एक तीसरा रास्ता दिखाता है। कोई ज्यादा उम्मीद वाली बात? जी, एक मुतबादिल रास्ता कह सकते हैं। चले तो इस बाब का उन्वान देखते हैं। अताली इसे कहते हैं थर्ड वेव ऑफ द फ्यूचर, प्लानिटेरी डेमोक्रेसी, यानी मुस्तकबिल की तीसरी लहर, सियारा जाती जमहूरियत। उन्वान को बड़ा है, मतलब सुपर एम्पायर की निगरानी और हाइपर कॉन्फ्लिक्ट की तबाही के बाद क्या वाकई एक आलमी जमहूरी निज़ाम बन सकता है? यही सवाल है जिसका जवाब ये बाब देने की कोशिश करता है। अताली तफसील से बताते हैं कि ये तीसरी लहर कैसे उभर सकती है, कौन सी कुव्वतें इसे आगे बढ़ाएंगी, उसके इदारे कैसे होंगे, और जाहिर है खतरात क्या होंगे। तो ये अताली के मुस्तकबिल के मंजरनामे का आप कह रही हैं एक तरह से हतमी नतीजा है? जी, आप कह सकते हैं, एक तरह से तारीकी के बाद रोशनी की उम्मीद। लेकिन ये समझना जरूरी है कि अताली ये नहीं कहते कि ऐसा होकर रहेगा, वो इसे एक मुमकिना रद्द अमल के तौर पर देखते हैं। रद्द अमल? किस चीज का रद्द अमल? देखिए, वो कहते हैं कि सोचें तो ये 2060 का वक्त है, अमरीकी सुपर पावर का असर खत्म हो चुका है, अच्छा, बहरान बहुत शदीद है, मुआशी नामावारी बहुत ज्यादा है, और सुपर एम्पायर की जो टेक्नोलॉजी वाली निगरानी थी, खुद पसंदी थी, उसने इंसानी रिश्तों को बिल्कुल खोखला कर दिया है। यानी हालात बहुत खराब होंगे। जी, एटाली कहते हैं कि इसी मायूसी और तबाही के माहौल से एक ताकतवर रद्द हमल निकल सकता है। पूरी दुनिया में नई कुव्वतें उभर सकती हैं, इंसान दोस्त आलमगीर सोच रखने वाली कुव्वतें जो इस सूरत हाल को बदलना चाहेंगी। तो ये तब्दीली किसी बाहर की वजह से नहीं, बल्कि अंदरूनी जरूरत से आएगी। लोग तंग आ चुके होंगे। जी, एटाली का यही ख्याल है। वो कहते हैं कि ये कुव्वतें माहौलियाती ज़रूरत, अखलाकी, माशी, सकाफती या सियासी ज़रूरत की बुनियाद पर उठेंगी। ये सुपर एम्पायर के उसूलों की आमरीत और निगरानी को चैलेंज करेंगी। और इनका मकसद क्या होगा? बुनियादी मकसद होगा मार्केट की जो बेलगाम ताकत है और जमहूरियत जो सुकड़ गई है, उसके बीच एक नया आलमी तवाज़ुन कायम करना। इसी नए निज़ाम को अटाली हाइपर डेमोक्रेसी कहते हैं। हाइपर डेमोक्रेसी, ये रिवायती जमहूरियत से मुख्तलिफ कैसे है? ये उससे आगे की चीज है जो टेक्नोलॉजी और नई समाजी अक़दार को इस्तेमाल करेगी, ज्यादा शराकतदार होगी, आलमी सतह पर ज्यादा जुड़ी हुई होगी। आपने कहा ये रद्द अमल होगा। अटाली उसे डेमोक्रेटिक शॉक भी कहते हैं। डेमोक्रेटिक शॉक, इसका क्या मतलब है? कोई इनकलाब, कोई झटका? शौक से शायद उनकी मुराद कोई पुरतशद्दुद इनकलाब नहीं, बल्कि एक तेज बुनियादी तब्दीली है। अच्छा, ये आहिस्ता आहिस्ता नहीं होगा, बल्कि एक तरह की इज्तमाई बेदारी, एक बगावत जैसी। लोग सुपर एम्पायर की ज्यादतियों, मतलब मुसलसल निगरानी, समाजी दबाव, सारफियत की इंतहा, इन सब के खिलाफ उठेंगे। वो मुतालबा करेंगे कि मार्केट को इंसान और सैयारे पर हावी होने से रोका जाए, एक ऐसा निज़ाम लाया जाए जो इनफरादी आज़ादी, इज्तमाई भलाई और माहौल का ख्याल रखे। तो ये एक झटका होगा जो पुराने निज़ाम को हिला देगा और हाइपर डेमोक्रेसी का रास्ता बनाएगा। ठीक है, लेकिन ये तब्दीली लाएगा कौन? कोई लीडर, कोई पार्टी? अटाली इस हाइपर डेमोक्रेसी के अलमबरदारों यानी वैनगार्ड्स के बारे में क्या कहते हैं? ये बहुत दिलचस्प बात है। वो किसी रवायती सियासी लीडरशिप की बात नहीं कर रहे। वो 2 गैर मुतवक्के किस्म के अलमबरदार बताते हैं। एक है ट्रांसह्यूमन्स। ट्रांसह्यूमन्स, ये लफ्ज़ तो मैंने सुना है, मगर वो टेक्नोलॉजी के हवाले से इंसानी सलाहियतें बढ़ाना वगैरह? नहीं, अटाली का ट्रांसह्यूमन का तस्वुर बिल्कुल अलग है। ये टेक्नोलॉजी वाला ट्रांसह्यूमनिज्म नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है?
ان کے نزدیک ٹرانس ہیومنز وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات سے، اپنے ذاتی مفاد سے اوپر اٹھ کے سوچتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ اچھا، ان میں دوسروں کی بھلائی یعنی آلٹروازم، اشتراک، شیئرنگ، سخاوت، ہمدردی، یہ جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، فطرت کا احترام کرتے ہیں، آنے والی نسلوں کی فکر کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی خاص طبقہ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان میں ارب پتی بھی ہو سکتے ہیں، جیسے وہ میلنڈا گیٹس کی مثال دیتے ہیں جو اپنی دولت فاؤنڈیشنز کو دے دیں، یا عام سماجی کارکن، استاد، فنکار، کوئی بھی مذہبی، غیر مذہبی، مرد، خواتین، کوئی بھی۔ تو یہ ایک طرح سے اخلاقی یا روحانی تبدیلی ہوئی، ٹیکنالوجی والی نہیں۔ بالکل، یہ انسانی سوچ اور اقدار میں تبدیلی کی علامت ہے۔ اطالی یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید خواتین میں ٹرانس ہیومن بننے کا رجحان زیادہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ شاید سماجی یا حیاتیاتی وجوہات کی بنا پر ان میں دوسروں کا خیال رکھنے، رشتے نبھانے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سپر ایمپائر کی خود غرضی اور مادیت پرستی کو رد کر کے ایک نئی انسانیت کی بنیاد رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئے افراد۔ دوسرا علم بردار آپ نے بتایا ریلیشنل انٹرپرائزز، یہ کیا ہیں؟ ریلیشنل انٹرپرائزز سے مراد وہ تنظیمیں ہیں جن کا بنیادی مقصد منافع کمانا نہیں ہے، اچھا، بلکہ انسانی تعلقات کو بہتر بنانا اور مفت یا کم قیمت پر سماجی خدمات دینا ہے، جیسے NGOز، فلاحی ادارے، کوآپریٹیوز، شہری تنظیمیں۔ یہ صحت، تعلیم، ثقافت، ماحولیات، غربت کا خاتمہ، ان شعبوں میں کام کرتی ہیں۔ تو یہ موجودہ NGOز جیسی ہی ہیں؟ بنیادی طور پر ویسی ہی ہیں، لیکن اٹالی ان کے مستقبل کے کردار کو بہت اہم سمجھتے ہیں۔ وہ ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں جیسے جاگیرداری کے دور میں تاجر طبقہ ابھرا تھا ہاں، اور آہستہ آہستہ مرکزی حیثیت اختیار کر گیا تھا، اسی طرح یہ ریلیشنل انٹرپرائزز جو ابھی سپر ایمپائر کے دور میں شاید حاشیے پر ہیں، وہ ہائپر ڈیموکریسی میں مرکزی حیثیت اختیار کر سکتی ہیں۔ حاشیے پر مطلب ابھی اتنی اہم نہیں ہے؟ جی، ابھی شاید اتنی نہیں، لیکن اٹالی سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں یہ بہت اہم ہو جائیں گی۔ وہ مثالیں دیتے ہیں جیسے ریڈ کراس، گرامین بینک۔ گرامین بینک مائکرو فائنانس والا؟ جی بالکل، ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز وغیرہ۔ ان تنظیموں کا عالمی معیشت یعنی GDP میں حصہ بڑھ رہا ہے۔ اٹالی کہتے ہیں کہ مستقبل میں یہ شہری سہولیات دینے، غربت ختم کرنے، ماحولیاتی انتظام جیسے کاموں میں ریاستوں اور مارکیٹ کی جگہ بھی لے سکتی ہیں۔ مائکرو فائنانس کا کردار خاص طور پر بہت اہم ہوگا۔ اچھا، تو یہ ٹرانس ہیومنز افراد اور یہ ریلیشنل انٹرپرائزز تنظیمیں مل کر ہائپر ڈیموکریسی کی بنیاد بنیں گی، لیکن نظام چلانے کے لیے ادارے تو چاہیے نا؟ اٹالی ہائپر ڈیموکریسی کے ادارے کیسے بتاتے ہیں؟ کیا موجودہ ادارے ہی چلیں گے؟ نہیں، وہ ایک بالکل نیا کثیر سطحی مطلب ملٹی لیول انتظامی ڈھانچہ بتاتے ہیں۔ سب سے نچلی سطح پر ہوں گے شہر، سٹیز۔ شہر؟ ریاستیں نہیں؟ شہر زیادہ اہم ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں شہر مستقبل میں سیاسی، سماجی، ثقافتی زندگی کے اصل مرکز بنیں گے، ریاستوں کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ شہروں کو بہت اچھے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوگی اور نئی ٹیکنالوجیز، وہ جسے نومیڈک یونیورسلٹی کہتے ہیں، یعنی ہر جگہ ہر وقت موجود موبائل کنیکٹیوٹی، اس سے شہری براہ راست شہر کے معاملات میں، فیصلوں میں حصہ لے سکیں گے۔ یعنی براہ راست جمہوریت؟ جی، حقیقی معنوں میں شراکت دار جمہوریت۔ پارٹیسپیٹو ڈیموکریسی؟ اور ریاستوں کا کیا بنے گا پھر؟ اسٹیٹس وہ ختم ہو جائیں گی؟ نہیں، ختم تو نہیں ہوں گی، لیکن ان کا کردار کافی سمٹ جائے گا۔ اٹالی کے مطابق ریاستوں کی ذمہ داری بس بنیادی خود مختار کاموں تک رہ جائے گی، جیسے سیکیورٹی، اندرونی اور بیرونی، بنیادی آزادیوں کا تحفظ، صحت اور علم تک سب کی رسائی کی ضمانت دینا۔ اچھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کاموں کے لیے پیسہ، فنڈنگ، وہ بھی قومی سطح پر نہیں بلکہ براعظمی یا عالمی سطح سے آئے گا۔ اور سرحدیں؟ سرحدوں کی اہمیت بہت کم ہو جائے گی۔ ایک سے زیادہ ملکوں کی شہریت رکھنا عام بات ہوگی۔ ریاستوں سے اوپر پھر کیا ہوگا؟ براعظم؟ جی ہاں، یورپی یونین کی طرح دنیا مختلف بر اعظمی یونینز
कॉन्टिनेंटल यूनियंस में बढ़ जाएगी। ये यूनियंस मुश्तरका करेंसी, मुश्तरका मार्केट, समाजी पॉलिसियों में हमाहंगी, इलाकाई सलामती, माहौलियाती मसाइल, इन सब की जिम्मेदार होंगी। कौन कौन सी यूनियंस हो सकती हैं, कोई अंदाजा? वो कुछ मुमकिना यूनियंस का जिक्र करते हैं। शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। वो ये भी कयास करते हैं कि शायद मुस्तकबिल में मशरिक़ वुस्ता में कोई ऐसी यूनियन बने जिसमें इसराइल और फ़लस्तीन दोनों हों, वाकई और यूरोपीय यूनियन में तुर्की और रूस भी शामिल हो जाएं। ये तो बहुत बड़ी तब्दीलियां हैं। अच्छा, इस पूरे सिस्टम के सबसे ऊपर क्या होगा? कोई आलमी हुकूमत? बिल्कुल। अटाली अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद पर एक मजबूत आलमी इदारे, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का तस्वुर देते हैं। एक सयारा जाती आइन होगा, प्लानिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, जो तमाम इंसानों के बुनियादी हुकूक और जिम्मेदारियां तय करेगा। और अक़वाम मुत्तहिदा का क्या होगा? इसकी मौजूदा साख्त बदलेगी, ज़्यादा जमहूरी, ज़्यादा मौसर बनेगी। शायद 3 ईवान हो, एक रुकन रियासतों का, एक बराह रास्त मुंतखब आलमी नुमाइंदों का, और शायद एक गैर रियासती किरदारों जैसे कॉरपोरेशंस और रिलेशनल एंटरप्राइजेस का। और क्या इस आलमी इदारे के पास असल ताकत होगी, इख्तियार होगा? अताली के मुताबिक हाँ। जो अभी सिक्योरिटी काउंसिल है, G8, G20 है, उन सबको मिलाकर एक हकीकी सैयारा जाती हुकूमत, प्लानिटरी गवर्नमेंट बनेगी। अच्छा, इस हुकूमत के पास आलमी सतह पर टैक्स लगाने का इख्तियार होगा। ये आलमी समाजी और माहौलियाती मेयार बनाएगी, और सबसे अहम, इसके पास एक आलमी फौजी और पुलिस फोर्स होगी। पुलिस फोर्स किस लिए? मुनज़्ज़म जराइम यानी माफियाज, दहशतगर्दी, मौसमियाती तब्दीली के असरात और मुस्तकबिल के खतरात, जैसे वो नैनो हथियारों के हमलों का जिक्र करते हैं, उनसे निमटने के लिए। इस आलमी हुकूमत के नीचे कई खास इदारे भी होंगे। आलमी क्रिमिनल कोर्ट, आलमी वाटर अथॉरिटी, आलमी लेबर डिपार्टमेंट, आलमी मरकजी बैंक, तरक्याती बैंक और रिलेशनल बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए इदारे। ये तो बहुत ही जामे निज़ाम लगता है। जी, अताली यहाँ तक कहते हैं कि जेरूसलम इस आलमी हुकूमत का मुमकिना दारुल हुकूमत बन सकता है। यरूशलेम? वाह, ये तो वाकई एक बहुत इनकलाबी आलमी निज़ाम का खाका है। फर्द से लेकर शहर, रियासत, बर्र-ए-आज़म, पूरी दुनिया, हर सतह पर तब्दीली। लेकिन एक सवाल आता है जहन में, इस हाइपर डेमोक्रेसी में मार्केट का मकाम क्या होगा? द मार्केट्स प्लेस इन हाइपर डेमोक्रेसी। क्या मार्केट खत्म हो जाएगी सुपर एम्पायर के बाद? नहीं, अताली मार्केट को ख़त्म करने की बात नहीं करते। वो समझते हैं कि मार्केट इंसानी सरगर्मी का अहम हिस्सा है, लेकिन उसे बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता। तो फिर? हाइपर डेमोक्रेसी का मकसद ही यही है कि मार्केट और जमहूरियत के बीच एक नया सेहतमंद तवाज़ुन बने। मार्केट रहेगी, मगर इसे आलमी और बर्र-ए-आज़मी इदारे सख्ती से रेगुलेट करेंगे। रेगुलेट किस तरह? मकसद होगा इजारादारियों को रोकना, मुनसिफाना तिजारत को यकीनी बनाना, मजदूरों के हकूक का ख्याल रखना और माहौलियाती नुकसान को कम से कम करना। मार्केट को इंसान और सैयारे की ज़रूरियात के ताबे किया जाएगा। क्या मईशत की नौयत में भी कोई तब्दीली आएगी? जी हाँ, एक बहुत बुनियादी तब्दीली। अटाली कहते हैं कि हाइपर डेमोक्रेसी में मौशी तवज्जो ज़ख़ीरा शुदा वक्त से हटकर गुजरे हुए वक्त पर चली जाएगी। ये ज़ख़ीरा शुदा वक्त और गुजरा हुआ वक्त, इसका क्या मतलब है? ज़ख़ीरा शुदा वक्त से मुराद है मादी चीज़ें जमा करना, जायदाद, दौलत। अच्छा, जबकि गुजरे हुए वक्त का मतलब है जिंदगी के तजुर्बात, इल्म हासिल करना, इंसानी ताल्लुकात, बामानी काम करना। यानी मौशियत में सनती चीज़ों के बजाय खिदमात, सर्विसेज ज़्यादा अहम हो जाएंगी। लोग चीज़ें खरीदने के बजाय तजुर्बात पर ज़्यादा तवज्जो देंगे? बिल्कुल। लोग चीज़ें जमा करने के बजाय अच्छा वक्त गुजारने, सीखने और दूसरों से जुड़ने को ज़्यादा अहमियत देंगे। तो इसका अमली मतलब क्या होगा? क्या चीज़ें सस्ती होंगी या मुफ्त? अटाली पेशगोई करते हैं कि बहुत सी चीज़ें, ख़ास तौर पर डिजिटल चीज़ें जैसे फिल्में, मौसीकी, किताबें, मालूमात, ये काफ़ी हद तक मुफ्त हो जाएंगी। मुफ्त? जी, उनका खर्चा शायद इश्तिहारात या किसी और तरीके से पूरा होगा।
البتہ لائف تجربات جیسے کانسرٹ، تھیٹر یا کسی مصنف یا فنکار سے براہ راست ملنا یہ زیادہ قیمتی ہو جائیں گے، ان کے لیے پیسے دینے پڑیں گے۔ اسی طرح صحت، تعلیم، بنیادی سماجی دیکھ بھال جیسی ضروری خدمات بڑی حد تک مفت ہوں گی، اور انہیں دینے میں ریلیشنل انٹرپرائزز کا بڑا کردار ہوگا۔ بینکنگ میں مائکرو کریڈٹ زیادہ عام ہو جائے گا، اور ایک نئی قسم کے کاروبار بھی آئیں گے جنہیں اٹالی مرکنٹائل ریلیشنل بزنسز کہتے ہیں۔ مرکنٹائل ریلیشنل بزنسز یہ کیا ہیں؟ یہ منافع کمانے والی کمپنیاں ہوں گی جو ذاتی نگہداشت، گھر کے کام میں مدد یا سماجی تعلقات بنانے جیسی خدمات دیں گی۔ اچھا، تو افراد کی سطح پر ٹرانس ہیومنز، تنظیموں کی سطح پر ریلیشنل انٹرپرائزز، نیا انتظامی ڈھانچہ، مارکیٹ کی نئی تعریف، ان سب تبدیلیوں کا اجتماعی نتیجہ کیا ہوگا؟ اٹالی ہائپر ڈیموکریسی کا اجتماعی نتیجہ، مشترکہ بھلائی اور عالمگیر ذہانت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ The collective result of hyper-democracy, the common good and universal intelligence. اٹالی کے مطابق ہائپر ڈیموکریسی کا آخری مقصد ہے مشترکہ بھلائی، کامن گڈ کا حصول۔ مشترکہ بھلائی؟ جی، لیکن یہ مقامی یا قومی نہیں بلکہ سیارہ جاتی پیمانے پر ہوگی، پلانیٹری اسکیل۔ اس میں ماحول کا تحفظ، حیاتی اور ثقافتی تنوع کی قدر، آنے والی نسلوں کے حقوق کا خیال، سب کے لیے علم، صحت، ثقافت تک برابر رسائی، دولت اور مواقع کی ناہمواری میں کمی، اور سب سے بڑھ کر دوسروں کی بھلائی، الٹروئزم کو ذاتی مفاد پر ترجیح دینے کا اصول۔ اٹالی یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دور میں سزائے موت جیسی پرتشدد سزائیں ختم ہو جائیں گی، معاشرے کی توجہ اچھا وقت گزارنے پر ہوگی، یعنی آزاد، لمبی، صحت مند، بامانی زندگی، صرف دولت اور طاقت کے پیچھے بھاگنا نہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ عالمگیر ذہانت کیا ہے؟ یونیورسل انٹیلیجنس، کوئی سپر کمپیوٹر قسم کی چیز؟ نہیں، یہ ٹیکنالوجی سے زیادہ انسانیت کی اجتماعی عقل کا تصور ہے۔ اٹالی کہتے ہیں کہ عالمگیر ذہانت صرف تمام انفرادی ذہانتوں کا جوڑ نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ ہے۔ تو کیا ہے؟ یہ انسانیت کی ایک مشترکہ جڑی ہوئی ذہانت ہے جو علم کو جمع کرتی ہے، اس پر سوچتی ہے، اسے بہتر بناتی ہے اور اسے پوری انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ ایک طرح کا عالمی دماغ، گلوبل برین۔ کوئی مثال ہے اس کی ابھی؟ وہ کہتے ہیں اس کی ہلکی سی جھلک آج کل کے فری ویئر، اوپن سورس سافٹ ویئر اور ویکیپیڈیا جیسے منصوبوں میں نظر آتی ہے۔ اچھا، جہاں لوگ مل کر کام کرتے ہیں اور انسانی تعاون سے یہ ایک حقیقی ہائپر انٹیلیجنس بن سکتی ہے جو انسانیت کے پیچیدہ مسائل حل کرنے میں مدد دے گی۔ اٹالی تو یہاں تک سوچتے ہیں کہ شاید یہ ذہانت آگے چل کر صرف انسانوں تک نہ رہے بلکہ زمین کی تمام زندگی کی مشترکہ ذہانت بن جائے۔ یہ تصویر تو واقعی بہت پرکشش ہے، ایک عالمی معاشرہ جو تعاون، ہمدردی، علم، پائیداری پر مبنی ہو۔ لیکن پچھلے ابواب میں جو سپر امپائر کی طاقتور مارکیٹ فورسز تھیں اور ہائپر کانفلکٹ کے امکانات تھے، ان کو دیکھتے ہوئے کیا یہ سب حقیقت پسندانہ ہے؟ کیا موجودہ طاقتیں اتنی آسانی سے یہ ہونے دیں گی؟ اٹالی خود بھی تو ہائپر ڈیموکریسی کا اغوا کے خطرے سے خبردار کرتے ہیں، دا ہائی جیکنگ آف ہائپر ڈیموکریسی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی بالکل، اٹالی کوئی خواب دیکھنے والے مفکر نہیں ہے، وہ اس تیسری لہر کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، جو خطرات ہیں، انہیں اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ہائپر ڈیموکریسی کا اغوا سے ان کی مراد یہی ہے کہ سپر امپائر کی جو باقی بچی کھچی طاقتیں ہیں، یعنی بڑی کارپوریشنز، مالیاتی ادارے، وہ لوگ جن کا فائدہ موجودہ نظام سے جڑا ہے، وہ اس نئی لہر کی شدید مخالفت کریں گے۔ وہ اسے روکنے کی کوشش کریں گے؟ بالکل، یا تو ناکام بنانے کی یا پھر اس کا رخ موڑ کر اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ وہ یہ کیسے کریں گے؟ کیا طریقے ہوں گے؟ کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک بڑا خطرہ یہ ہے کہ وہ ہائپر ڈیموکریسی کی جو بنیادی ریلیشنل اقدار ہیں، جیسے دوسروں کا خیال رکھنا، مفت خدمات، بھائی چارہ، شراکت، ان کو ہی بیچنے کی چیز بنا دیں گے، کوموڈیفائی کر دیں گے۔ مطلب؟ مثال کے طور پر لوگوں کی تنہائی دور کرنے کے لیے اصلی انسانی رشتوں کے بجائے ساتھی روبوٹس بیچیں گے، آن لائن گیمز بنائیں گے جو ورچوئل بھائی چارے کا دھوکہ دیں گے، چیزوں پر جعلی منصفانہ
रोजाना तिजारत के लेबल लगाकर सारिफीन को बेवकूफ बनाएंगे। वो अच्छे वक्त के तसव्वुर को भी बेचने की कोशिश करेंगे, महंगे तजर्बात या चीजों के जरिए जो खुशी और इत्मीनान का वादा करें। यानी इंसानी ताल्लुकात और इख्तार भी बिकाऊ माल बन जाएंगे। बिल्कुल। अताली मजीद पेशगोई करते हैं कि मार्केट सेल्फ मॉनिटर जैसे आलात ला सकती है जो लोगों की रिलेशनल सलाहियत यानी दूसरों से अच्छे ताल्लुकात बनाने की काबिलियत को नापेंगे और फिर इस सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए चीजें या खिदमात बेचेंगे। ये तो अजीब है। वो रिलेशनल मसनूई आज़ा या इंसानी क्लोन बनाकर मसनूई भाई देने का दावा भी कर सकते हैं ताकि आज़ा अतिया करने की ज़रूरत ना रहे या जज्बाती सहारा मिल जाए। ये सब हाइपर डेमोक्रेसी की रूह को ख़त्म करने की कोशिशें होंगी। क्या सिर्फ मार्केट ही खतरा होगी या कोई और भी? अटाली दूसरे खतरात भी बताते हैं। वो कहते हैं कि मजहबी तहरीकें भी हाइपर डेमोक्रेसी के मकबूल तसव्वुरात जैसे खैरात, भाईचारा, मुश्तरका भलाई को अपना सकती हैं, लेकिन उनकी तशरीह अपने ख़ास नज़रियात के मुताबिक करेंगी जो शायद आलमगीर इंसानियत के बजाय किसी ख़ास ग्रुप तक महदूद हो। इसी तरह साइंस और टेक्नोलॉजी का भी गलत इस्तेमाल हो सकता है। कुछ साइंसदान शायद दूसरों की भलाई के जज्बे की कमी को एक बीमारी करार दे दें। बीमारी? जी, और उसका इलाज दवाओं या जीनियाती तब्दीली से तजवीज़ करने की कोशिश करें। गोया इंसानी हमदर्दी और अखलाकियात को भी मेडिकलाइज या टेक्निकलाइज करने की कोशिश होगी। तो खुलासा यह है कि हाइपर डेमोक्रेसी अगर आती भी है तो उसे मुसलसल अपनी बुनियादी अक़दार को बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा। ये कोई आसान जीत नहीं होगी। एक मुस्तकिल कशमकश रहेगी इंसान दोस्ती और मुनाफाखोरी के बीच, इश्तराक और इस्तेहसाल के बीच, असली ताल्लुक और मसनूई मुतबादल के बीच। आपने बिल्कुल सही समझा। इटाली एक मुमकिना बेहतर मुस्तकबिल का रास्ता तो दिखाते हैं, लेकिन वो इस रास्ते के कांटों से भी आगाह करते हैं। हाइपर डेमोक्रेसी खुद ब खुद नहीं आ जाएगी। ये इन ट्रांस ह्यूमंस और रिलेशनल एंटरप्राइजेस की शऊरी कोशिशों और आलमी सतह पर आवाम की बेदारी और जिद्दोजहद पर मुनहसर है, और फिर उसके बाद भी उसे अगवा होने से बचाने के लिए मुसलसल होशियार रहना पड़ेगा। ये किताब कोई हतमी पेशगोई नहीं, बल्कि एक इंतबाह है और सोचने की दावत है। वाकई ये बाब हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या इंसानियत वाकई अपनी तबाही के दहाने से वापस पलट सकती है? क्या हम एक ज्यादा मुनसिफाना, पायदार और बामानी मुस्तकबिल बना सकते हैं? यही बुनियादी सवाल है। अटाली एक उम्मीद अफजा तीसरी लहर की तस्वीर तो बनाते हैं, लेकिन इसका आना मार्केट की ताकतों और मुमकिना झगमों से पैदा होने वाले बड़े चैलेंजेस पर काबू पाने पर मुनहसर है। असल सवाल यह है कि क्या इंसानियत इज्तिमाई तौर पर, शऊरी तौर पर और बहुत देर होने से पहले खुद गर्जी और तबाही का रास्ता छोड़कर दूसरों की भलाई, सयारा जाती जिम्मेदारी और इज्तिमाई जहानत का इंतखाब कर सकती है, या हम सुपर एम्पायर की खोखली चमक और हाइपर कॉन्फ्लिक्ट की वहशत में ही खो जाएंगे? ये वो चैलेंज है जो अटाली हमारे सामने रखते हैं, और उसका जवाब वो तो मुस्तकबिल ही देगा। ये गुफ्तगू किताब के छठे और आखिरी बाब पर मबनी थी। इसके साथ ही हमारी